मुझे ऐसा लगता है कि वन ऑफ द टफेस्ट जो मैनेजमेंट है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। पैसा कमाने से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है पैसा मैनेज करना। हमारे जो पुराने लोग थे, जो हम लोगों के बुजुर्ग लोग हैं, वो लोग सभी के दिमाग में ये था कि भाई हमें लोन नहीं लेना है। ये आज का करंट टॉपिक जो है, एकदम हॉट टॉपिक इन दिनों मार्केट में जो छाया हुआ है वो है स्टॉक मार्केट। टीवी में एक स्टेटमेंट आती थी बहुत पहले, जो उसके ऐड आते थे, म्यूचुअल फंड नया नया स्टार्ट हुआ था इंडिया में। क्या म्यूचुअल फंड सही है? कोई भी व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करने के लिए आता है तो उसको ये देखना होगा कि मेरे लिए क्या फंड सही है, क्या नहीं है। न्यू अर्नर है, उसके लिए जो मेरा जो लेसन है उसके लिए इतना सा है कि एक बार वो व्यक्ति को किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट में आना चाहिए। शुरुआत जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय मंजिल के। अभी इन दिनों जब जैसे मार्केट ने जिस तेजी से ग्रो किया, न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया पर, इस सब जगह जो है अभी मार्केट छाया हुआ है, फाइनेंशियल मार्केट जो छाया हुआ है, ये हम लाइफ टाइम हाई पर जब चल रहे हैं। कई शेयर को हमने देखा है कि पिछले साल भर में 5-5 गुना हो चुके हैं। जब गवर्नमेंट शेयर्स की बात करें, बहुत तेजी से बढ़े हैं। देर कोई नहीं हुई है, जब जागो तभी सवेरा है। अभी आपने रिसेंटली 3 दिन 4 दिन पहले न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, 70 साल से ऊपर वाले बुजुर्गों को 5 लाख का मेडिक्लेम जो है फ्री देने जा रही है गवर्नमेंट। आयुष्मान जो भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना है, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंश्योरेंस योजना है। कंपनी लिस्ट होती है तो कई बार शेयर की प्राइस अच्छे, मार्केट में जब लिस्ट होती है तो मार्केट में चूंकि डिमांड ज़्यादा होती है तो शेयर्स की प्राइस ऑलरेडी जब फर्स्ट टाइम लिस्टिंग होती है तभी प्रॉफिट अच्छा होता है। कई बार 100% प्रॉफिट देखा गया है। जापान की मार्केट की करेंसी एक्सचेंज के चक्कर में मार्केट में करेक्शन है ऑल ओवर ग्लोबली। सब जगह के मार्केट बहुत अच्छे टूटे, मतलब टूटे इन द सेंस की शानदार मतलब गिरावट आई, जिससे मैंने आपको बताया जापान में 13% आया, नास्डेक वगैरह 8%, सिंगापुर मार्केट 8%, 6%। हमारा इंडियन मार्केट 4% गिरा, दैट वाज द लोएस्ट। लेकिन अच्छी बात ये थी 2 दिन में हमने रिकवरी, मार्केट में हम लोग मिलते हैं हमसे, वो कहते हैं ललित जी शेयर मार्केट तो बहुत खराब है, मैंने 10 लाख का लॉस दिया, हमने 20 लाख का लॉस दिया। हम लोग जब उनसे पूछते हैं कि भाई आपने लॉस क्यों दिया, तो वो लॉस दिया इम्पेशेंट की वजह। उन्होंने पेशेंस ही होल्ड नहीं किया। यदि वही शेयर जिनमें उनको आज लॉस हुआ था, आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले जब भी उनको लॉस हुआ था, यदि वो उन शेयर को होल्ड करते तो उनका खुद का कहना ये है कि आज हम लोग मिलियनियर बन चुके होते। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द शो। और आज का टॉपिक हमारा थोड़ा सा अलग है, बिकॉज वी वांटेड टू डिस्कस अबाउट द फाइनेंशियल्स। सो फाइनेंशियल लर्निंग एंड एडवाइस फ्रॉम अ सर्टिफाइड चार्टेड अकाउंटेंट and a financial advisor and a very dear friend of mine, Mr. Lalit Goyal. Lalit ji, welcome to the show. नमस्कार सर, वेलकम। नमस्कार। So Lalit जी, फाइनेंशियल्स आजकल आई थिंक ये सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है। एटलीस्ट मेरे लिए तो है, बिकॉज मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ जो मुझे बोलते हैं कि आज के टाइम पे अपने फाइनेंसेस को एक्चुअली कैसे हैंडल करें। बहुत सारी चीज़ें फाइनेंसेस को हैंडल करने के लिए, कोई कहता है ABC में इन्वेस्ट करो, कोई कहता है XYZ में करो। बहुत सारे हम ऐसे डिस्कशन सुनते हैं, देखते हैं यूट्यूब के माध्यम से या किसी और माध्यम से। तो एक्चुअली एक मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है कि म्यूचुअल फंड सही है या फॉर एग्जांपल ट्रेडिशनल जो इन्वेस्टमेंट के तरीके थे वो सही है। एक्चुअली सही है क्या, वो आपसे जानना है। हाँ सर, जैसा कि आपने मुझे बताया, आपने मुझसे पूछा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मुझे ऐसा लगता है कि वन ऑफ द टफेस्ट जो मैनेजमेंट है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। कोई भी आपका समाज में जो स्टेटस है, कोई भी सोसाइटी में जो आपका स्टेटस है, वो फाइनेंस से डिसाइड किया जाता है आज की डेट में। तो हम लोग ये देखें कि भाई सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसके लिए 2 चीज़ें हैं। एक तो अर्निंग होनी चाहिए और जो पैसा हमने कमाया उसका मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाए। मोस्ट ऑफ द पीपल जो है सब अर्निंग करते हैं, चाहे वो 8,000 10,000 रुपये से लेके 10 लाख रुपये महीने तक का वाला बंदा हो। हर कोई व्यक्ति अपनी अर्निंग करने में लगा हुआ है। लेकिन पैसा कमाने से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है पैसा मैनेज करना। कुछ लोगों को हम लोग देखते हैं कि जैसे 3 लाख 5 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो फाइनेंशियल क्राइसिस में जी रहे हैं, क्रेडिट कार्ड ओवरड्यूज चल रहे हैं, लोन्स कई सारे चल रहे हैं, बिकॉज उनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है। जैसे ही उनके पास सडनली कोई प्रॉब्लम, फाइनेंशियल क्राइसिस आने लगता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आने लगती है, तो वो लोग डर जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई सेविंग नहीं होती। हमारे जो पुराने लोग थे, जो हम लोगों के बुजुर्ग लोग हैं, वो लोग सभी अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है बेटर तरीके से करते थे। सबके दिमाग में ये था कि भाई हमें लोन नहीं लेना है। उधार की जो जिंदगी थी वो लोग नहीं जीते थे। लेकिन चूंकि आज का जो समय बदल चुका है और हम लोग चूंकि ग्लोबल के साथ चल रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि लोन नहीं लेना चाहिए, लेकिन हाँ, हमें कुछ सेविंग जरूर करनी चाहिए। पहले के ज़माने में जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट इतना अच्छा नहीं हुआ करता था, ग्लोबली मार्केट ओपन नहीं थे, ऑनलाइन एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं हुआ करते थे, तो लोग क्या करते थे। हम लोग देखें, यदि हम लोग थोड़ा सा पीछे जाते हैं अपनी जनरेशन के अंदर, अपने ही दादाजी या ताऊ जी वगैरह को, पापा वगैरह को देखते हैं, तो हम लोग देखेंगे, हम पाएंगे
कि लोग जो मैनेजमेंट करते थे वो इस तरीके से करते थे कि रियल एस्टेट में उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, लेट्स से जमीनों में जो इन्वेस्टमेंट किया, कोई लोग अपने रहने के लिए घर खरीद रहा है, कोई लोग अपने रहने खेती करने के लिए एग्रीकल्चर लैंड ले रहे हैं। फिर उनके पास कुछ पैसा एडिशनल बचा तो उन्होंने गोल्ड लेना चालू किया। फिर धीरे धीरे एक दौर शुरू हुआ LIC GIC का, जब LIC आने स्टार्ट हुई तो लोगों ने इन्वेस्टमेंट में LIC वगैरह में इन्वेस्टमेंट करना चालू किया। आज के टाइम में चूंकि सबको पता है, जैसा कि आपने मुझे बोला कि आज का करंट टॉपिक जो है एकदम हॉट टॉपिक इन दिनों मार्केट में जो छाया हुआ है वो है स्टॉक मार्केट। करेक्ट। स्टॉक मार्केट की शुरुआत कहाँ से हुई? हम लोग सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपका समय लेना चाहूंगा। हाँ, डेफिनेटली बिल्कुल। स्टॉक मार्केट की शुरुआत हुई USA से। जब स्टॉक मार्केट क्या है, हम लोग यदि प्रैक्टिकली देखें तो एक बिजनेसमैन बिजनेस करना चाहता है, बिजनेसमैन ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, उसको बिजनेस एक्सपेंड करने के लिए कैपिटल की जरूरत है। अब कैपिटल की जरूरत है तो उसके पास ऑप्शंस है कि वो मार्केट में जाए, उधार ले, बोरो करे, लेंड करे। बोरो करने जाता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी हाई होती है और उसके साथ भी जरूरी नहीं है कि वो बिजनेस चल पाए या नहीं चल पाए। फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, हम लोग पार्टनर बनाते हैं। पार्टनर की भी लिमिटेशन होती है क्योंकि ईच एंड एवरी जगह पर उसको पार्टनर से कंसेंट लेनी होती है। तो उन्होंने शुरुआत किया स्टॉक मार्केट की। स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि एक व्यक्ति अपनी पैसा जो है कैपिटल मार्केट से विड्रॉ करता है, मार्केट से बोरो करता है, लेकिन वो बोरो नहीं करता है, वो लोन नहीं लेता है, वो आम जनता से IPO के थ्रू अपने शेयर्स इशू करके जो है उसके अंदर उनको स्टेक होल्डर बनाता है। ओके। दे आर काइंड ऑफ पार्टनर, बट कई सारे लोग इसमें एक साथ पार्टनर होते हैं, लेकिन डिसीजन मेकिंग आज भी जो मेजोरिटी जो है वो डिसाइड करती है, मेजोरिटी जो डिसाइड करती है वो डिसीजन होता है। ठीक है। मेजोरिटी जो भी AGM वगैरह के अंदर जो डिसाइड करती है, बोर्ड मीटिंग होती है, उसमें जो डायरेक्टर्स वगैरह जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं। जनरली प्रमोटर्स और प्रमोटर होल्डिंग कंपनी जो होती है उसमें प्रमोटर डिसाइड करते हैं। बट आप ये देखिए कि बिना ब्याज के उनको पैसा मिल गया। अब बात आती है कि इन्वेस्टर को क्या मिला। आप ऐसा समझिए कि आज रिलायंस यदि मैं खड़ी करने जाऊं या मैं HDFC बैंक जैसे कोई बैंक को मैं खड़ा करने जाऊं तो मुझे शायद मेरी पूरी लाइफ निकल जाएगी, लेकिन मैं उस तरीके की कोई कंपनी खड़ी नहीं कर पाऊंगा। सही बात है। लेकिन मैं डायरेक्टली उसके 2 शेयर, 10 शेयर, 20 शेयर खरीद के मैं डायरेक्टली उसमें स्टेक होल्डर बन सकता हूँ। डेफिनेटली मैं उसी प्रोपोर्शनेट में बनूंगा जिस प्रोपोर्शनेट में मेरे शेयर होंगे। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। शेयर मतलब उस कंपनी का कुछ हिस्सा का ओनर आपको यस, बना दिया उस गया। कंपनी की ओनरशिप मुझे मिल जाती है, लेकिन लाइबिलिटीज मेरे से छूट जाती है। लाइबिलिटीज में मेरा स्टेक नहीं है किसी भी तरीके का। मेरी लाइबिलिटीज जो है मेरे शेयर होल्डिंग कैपिटल तक ही है। ठीक है। लेट्स से यदि किसी कंपनी के शेयर की वैल्यू, फेस वैल्यू 10 रुपए है, तो मेरा जो मैक्सिमम लॉस हो सकता है, जो इन्वेस्टर यदि मैं बात करूं तो मेरा मैक्सिमम जो लॉस हो सकता है वो शेयर कैपिटल तक हो सकता है, जो मैंने 10 रुपए में या जो भी 100 रुपए में मैंने उसे प्रीमियम देने के बाद खरीदा है। लेट्स से मैंने IPO में 15,000 रुपए लगाए, एक रिटेल IPO की हम लोग बात करें, 15,000 रुपए तक का IPO होता है। ठीक है। कोई भी इन्वेस्टर यदि उस 15,000 रुपए का IPO लगाता है और कंपनी किसी कारणवश लॉस में चली जाती है, तो भी क्या उस एज ए प्रमोटर, एज ए पार्टनर मुझसे क्या पैसा लेने के लिए लोग आएंगे? नहीं। मेरी जो लिमिटेड लाइबिलिटी है वो, इसीलिए हम लोग लिमिटेड कंपनी बोलते हैं। अपने इंडिया में जो कंपनियां बनाई जाती है वो लिमिटेड लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। उसमें शेयर होल्डर की जो लाइबिलिटी है वो डायरेक्टली लिमिटेड टू कैपिटल ओनली। तो मीन्स कि मुझे 15,000 रुपए तक का लॉस हो सकता है मैक्सिमम, उससे ज्यादा मुझे नहीं हो सकता। लेकिन अच्छी बात क्या है कि मैं उस 15,000 रुपए को देने के बाद में उस कंपनी का एक स्टेक होल्डर बन चुका हूँ। कंपनी की ग्रोथ मेरी ग्रोथ है, मेरे इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ है। ओके। तो इस तरीके से अपने जो है शेयर मार्केट की शुरुआत हुई। तो IPO को थोड़ा सा और डिफाइन कर सकते हैं, एक्चुअली IPO होता क्या है? आप IPO की यदि हम लोग बात करें, इसके फुल फॉर्म की बात करें, तो इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है। जब कोई कंपनी जो है मार्केट में लिस्ट होना चाहती है, मार्केट में अपनी कैपिटल लाना चाहती है, तो मार्केट में कैपिटल लाने के लिए उनको 2 तरीके हैं। या तो वो अपने ही नॉन लोगों से, जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं, उन लोगों के पास जाए और अपने शेयर्स की सेल करे। उसके अंदर वो एक बड़ा स्टेक होल्डर जो होता है उनको सेल करना होता है। ओके। तो एक तो उनके पास तरीका होता है कि अपने पैसा लेने के लिए अपने जो शेयर कैपिटल है वो उनको वेंचर कैपिटलिस्ट को दे दे। लेकिन इसके बावजूद कई बार लगता है कि नहीं, मुझे पब्लिक ऑफर लाना है, मैं अपने पूरी पब्लिक को जो है अपना स्टेक होल्डर बनाना चाहता हूँ, मैं कंपनी को पब्लिक लिमिटेड करना चाहता हूँ। देन कंपनी जो है अपना IPO लेकर आती है सर्टेन प्राइस पर। जैसे मान लीजिए, लेट्स से हम लोग बात करेंगे, फेस वैल्यू 10 रुपीज है, 10 रुपए की फेस वैल्यू का जो शेयर है उसका एक प्रीमियम कैलकुलेट किया जाता है। प्रीमियम कैलकुलेट करने के बाद में लेट्स से उस शेयर की वैल्यू निकल कर आती है 50 रुपए प्रीमियम बात करते हैं, 10 रुपीज फेस वैल्यू। तो 60 रुपीज पर वो कहती है कंपनी की, आप 60 रुपीज पर आप, मैं शेयर्स को सेल करने के लिए तैयार हूँ, मैं अपना पब्लिक ऑफर ला रही हूँ। आप जो भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसमें 3 तरह की कैटेगरी होती है, HNI कैटेगरी, रिटेल कैटेगरी और रिटेल HNI कैटेगरी। जो भी कैटेगरी के अंदर आपको जाना है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो होते हैं वो भी होते हैं इसमें। तो जो भी कैटेगरी में आप इन्वेस्ट करते हैं, आपको
शेयर सब्सक्राइब करने होते हैं और देखते हैं कि मान लीजिए सब्सक्रिप्शन 1 टाइम से ज़्यादा हुआ है, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम्स, तो उस अकॉर्डिंग प्रोपोर्शनेटली उन लोगों को शेयर अलॉट किए जाते हैं। ठीक इस तरीके से एक आईपीओ के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है और इन्वेस्टमेंट करके अपना कोई भी व्यक्ति जो इन्वेस्टर है वो लिस्टिंग के टाइम पर भी गेन ले सकता है। मतलब जब कंपनी लिस्ट होती है तो कई बार शेयर की प्राइस अच्छे मार्केट में जब लिस्ट होती है तो मार्केट में चूंकि डिमांड ज़्यादा होती है तो शेयर्स की प्राइस ऑलरेडी जब फर्स्ट टाइम लिस्टिंग होती है तभी प्रॉफिट अच्छा होता है। कई बार 100% प्रॉफिट देखा गया है ओके। इस तरीके से। बट मुझे लगता है कि स्टॉक्स, पहली बात तो आपको सही तो हर किसी की बस की बात नहीं है कि इसको ये कैसे काम करता है। मुझे लगता है पहली बात तो आपको इंटरेस्ट होना चाहिए इस चीज़ में, दूसरा ऑब्वियसली नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद ही आप कर सकते हो। जैसे मैं बताऊं, मेरे जो एक अंकल हैं, वो हम सुनते आ रहे हैं बचपन से, वो 300 साल से स्टॉक्स खरीदते थे, बट ऑब्वियसली हम लोग बच्चे थे, हमें कभी समझ नहीं आया। इनफैक्ट माय फादर स्टिल डजंट नो कि स्टॉक का मतलब होता क्या है एंड करना कैसे है इसको। तो आई थिंक इसके लिए पहली बात तो कि आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, दूसरा आपका नॉलेज, ये है तो आई थिंक यू कैन डू इट। बट अगर आप चाहते हो यार मेरे पास और भी काम है करने के लिए, मैं इसमें टाइम डिवोट नहीं कर सकता, मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है और मुझे नॉलेज भी नहीं है, तो क्या और दूसरा कोई तरीका है कि इन स्टॉक्स को इनडायरेक्ट वे में खरीदा जाए? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने कांस जी की। इसके अंदर क्या है, सबसे बड़ी बात क्या होता है कि शेयर मार्केट की नॉलेज के लिए बाकायदा प्रॉपर एक कोर्सेज चलते हैं, सीएफए वगैरह के जो कोर्सेज होते हैं वो चलते हैं। लेकिन अब आप प्रैक्टिकल सी बात है, यदि कोई आईआईटी किया हुआ बंदा है तो सीएफए का कोर्स करने तो वो जाएगा नहीं, लेकिन ही वांट्स टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। अब इसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हर्डल आने वाली है वो ये आने वाली है कि हम लोग अपना खुद का एक कोर बिजनेस जो है, जो भी व्यक्ति हम लोग कोर एरिया जो है, जैसे लेट से कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, कोई व्यक्ति जो है अपनी जॉब में इन्वॉल्व है, मार्केट टाइम है 9:15 पर मार्केट स्टार्ट होता है, 3:30 पर क्लोज हो जाता है, लेकिन यही टाइम पर वो बिजनेस भी कर रहा होता है। कई बार हम लोगों ने देखा है कि लोगों ने शेयर मार्केट में पैसा लगाया और लगाने के बाद वो भूल गए क्योंकि वो अपनी बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हो गए। तो इसके लिए क्या हुआ कि मार्केट के अंदर जब इस तरीके की प्रॉब्लम्स अराइज होने लगी, और आज से कई साल पहले, मतलब अप्रोक्स मोर देन 100 ईयर्स अगो, अमेरिका के अंदर किस तरीके से शुरुआत हुई एक म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड क्या कंसेप्ट और काम करता है? म्यूचुअल फंड जैसे नाम से ही हम लोग देख पा रहे हैं कि म्यूचुअली कोई व्यक्ति एक साथ फंड में जब इन्वेस्ट करते हैं तो उसे म्यूचुअल फंड कहता है। इसकी शुरुआत इस तरीके से की गई। मैं थोड़ा सा इसके अंदर बैकग्राउंड में जाना चाहता हूँ जिससे लोगों को समझ में आए कि क्या एग्जैक्टली म्यूचुअल फंड है। ऐसे समझिए कि कई कैपिटलिस्ट थे जिनके पास पैसा था और उनको नॉलेज नहीं थी कि किस तरीके से इन्वेस्ट किया जाए। लेट्स से हम लोग बात करें टॉप 100 लोगों की, उन लोगों ने सोचा कि यार मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है, लेकिन मैं किस कंपनी में करूं। आज की डेट में तो हम लोग गूगल वगैरह से देखते हैं, नॉलेज लेते हैं, हम लोग मार्केट के फाइनेंशियल्स वगैरह, कंपनी के फाइनेंशियल्स अपने टिप्स पर देख सकते हैं, विद इन मिनट हम लोग किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल्स देख सकते हैं। लेकिन जब 100 साल 150 साल पहले जब हम लोग बात करें तो तब टिप्स पर तो छोड़ो कि साल भर लग जाते थे, कंपनी के फाइनेंशियल्स नहीं देख सकते थे और किस तरीके से इन्वेस्ट करें। इस तरीके से लोगों ने क्या किया, फर्स्ट 100 लोगों ने एक तरीके से एक फंड मैनेजर को इन्वॉल्व किया। एक फंड मैनेजर जिसके पास पैसा नहीं है लेकिन नॉलेज है, और एक व्यक्ति जिसके पास नॉलेज है लेकिन नॉलेज नहीं है लेकिन पैसा है, दोनों ने मर्ज किया और यहां से शुरुआत हुई म्यूचुअल फंड की। अब इसके अंदर क्या हुआ कि जो 100 लोग थे उन्होंने अपना पैसा उस फंड मैनेजर को मैनेज करने के लिए दिया और ये बताया गया कि जो व्यक्ति जिस प्रोपोर्शनेट में इन्वेस्ट करेगा उसी प्रोपोर्शनेट में उसका प्रॉफिट होगा आफ्टर डिडक्टिंग फंड मैनेजर सैलरी। बस यही एक दौर था जहां से अपने फंड मैनेज म्यूचुअल फंड की शुरुआत हुई। राइट। अभी आप यदि मान लीजिए हम लोग आज करंट डेट की बात करें, अभी अपने यहाँ ओपन एंडेड फंड चल रहे हैं। पहले क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड क्या होता है? क्लोज एंडेड वो फंड होते हैं जिसमें इन्वेस्टर फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करता है वो क्लोज एंडेड होता है, मींस कि उसके बाद नए इन्वेस्टर ऐड नहीं हो सकते और एक पर्टिकुलर सर्टेन टाइम के लिए वो स्कीम अलॉट की जाती है कि लेट्स से 5 इयर्स, 3 इयर्स, 2 इयर्स, जो भी एक टाइम पीरियड होता है क्लोज एंडेड। इंडिया में क्लोज एंडेड फंड बहुत रेयरली मिल रहे हैं। अभी कुछ टाइम पहले तक क्लोज एंडेड फंड ज्यादा चल रहे थे जिसमें कि क्या एक लॉकिंग पीरियड होता था कि 5 इयर्स तक आपको इन्वेस्टर यदि किसी ने इन्वेस्ट कर दिया तो 5 इयर्स तक लेफ्ट आउट नहीं कर सकता। अभी अपने यहाँ जो फंड चल रहे हैं वो ओपन एंडेड फंड चल रहे हैं। ओपन एंडेड में क्या होता है कि यदि कोई इन्वेस्टर जब चाहे जो वो एंट्री कर सकता है, जब चाहे जो वो एग्जिट कर सकता है। कुछ सर्टेन फंड्स के अंदर एग्जिट लोड होते हैं। एक सर्टेन टाइम पीरियड के पहले यदि आप मान लीजिए 1 ईयर का इन्वेस्टमेंट एग्जिट लोड है तो 1 ईयर से पहले यदि आप एग्जिट करते हैं तो सर्टेन अमाउंट लेट्स से 1% है या 0.5% है, उसको एग्जिट लोड होगा, टोटल फंड वैल्यू होगा। तो इस तरीके से अपने यहाँ पर म्यूचुअल फंड की शुरुआत हुई। अपने इंडिया में आज की डेट में ओपन एंडेड फंड काफी ज्यादा चल रहे हैं। ओके। मेरे को जाना टीवी में एक स्टेटमेंट आती थी बहुत पहले, जब उसके ऐड आते थे, म्यूचुअल फंड नया स्टार्ट हुआ था इंडिया में, क्या म्यूचुअल फंड सही है, ऐसे करके एक टैगलाइन आती है, जहाँ तक मुझे ध्यान है।
तो आपको क्या लगता है, क्या ये वाकई सही है या नहीं है? देखिए, मैं इसमें सर आपको एक चीज कहना चाहता हूँ। आप ऐसे देखिए, कोई भी चीज का एक पर्सपेक्टिव होता है, सही और गलत। मतलब प्रैक्टिकली हम लोग देखें तो सही और गलत के लिए पर्सपेक्टिव होता है। इसमें दो तीन चीजें आपके लिए इन्वॉल्वमेंट के लिए रहेगी। सबसे पहली बात क्या है कि अपना पर्पज क्या है। यदि आपका पर्पज, मान लीजिए, अभी यहाँ पर क्या ना मिसकंसेप्शन हुआ होता है मार्केट के अंदर। लोग क्या करते हैं, लोग गूगल पर देखते हैं, जिस व्यक्ति को नॉलेज नहीं है, मैं उसको गलत नहीं ठहराता, लेकिन चूंकि उसके पास टाइम कम है, उसको कोई फाइनेंशियल एडवाइजर, अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं मिल पा रहा है, राइट। और उसको जो गूगल पर नॉलेज मिलती है, लेट से उसके पास पैसा है, किसी इन्वेस्टर के पास पैसा है 10,000, 50,000, लाख रुपए, जो भी अमाउंट उसके पास है, उसने गूगल पर देखा, सर्च किया कि कौन से फंड अच्छे चल रहे हैं, या मान लीजिए आजकल फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर बहुत चल रहे हैं मार्केट के अंदर, उसने देखा कि यार आज इसका स्मॉल कैप जो है फंड जो है अच्छा चल रहा है। उसने ये देखा ही नहीं कि मेरी नीड क्या है। एक्चुअली क्या है मार्केट, अपन हम लोग यदि बात करें कि म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट क्या है, म्यूचुअल फंड जो है वो लाइक ए बैंक काम करता है। ठीक है। इसमें आप एफडी की तरह रिटर्न भी ले सकते हैं। आप रिस्क जितना आपको चाहिए, आपको बैलेंस रिस्क चाहिए तो आप बैलेंस रिस्क भी ले सकते हैं। आपको चाहिए, आप अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, मुझे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना, लेट्स से 30 ईयर्स के जो 25-30 ईयर्स का जो बंदा होगा, जो पर्सन है, उनके लिए एक पर्सपेक्टिव अलग है, बिकॉज उसकी जो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज्यादा है। लेकिन एक 60 ईयर्स का बंदा जो अपना रिटायरमेंट का कॉर्पस लेकर बैठा, उसके पास रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत कम है। क्योंकि यदि सपोज करें उसने पूरा पैसा मार्केट में लगाया और किसी कारणवश मार्केट में डेंट आ गया, कोई करेक्शन आ गया हो, तो उसका पैसे का नुकसान हो जाएगा। दूसरी बात, उसके पास आज की डेट में कमाने के लिए कोई सोर्स नहीं है, उसको स्पेंड करने के लिए पैसा कहाँ से लेगा, तो उसके केस में रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम होगी इन कंपैरिजन टू 25 ईयर्स पर्सन। और यदि हम लोग बात करें मिड एज के अंदर, 45-50 ईयर्स के अंदर, तो उस टाइम पर जो लोग होते हैं उनको अपना पैसा ज्यादा चाहिए होता है, क्योंकि उनके बच्चे पढ़ रहे होते हैं, शादियां हो रही होती है। तो उस टाइम पर भी तो हर व्यक्ति की अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम ज्यादा है। ट्रू। तो मार्केट को, हमें यदि कोई भी व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करने के लिए आता है, तो उसको ये देखना होगा कि मेरे लिए क्या फंड सही है, क्या नहीं है। अच्छा। हो सकता है किसी व्यक्ति की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज्यादा है, वो अग्रेसिव है, तो उसको स्मॉल कैप और मिड कैप में वो ज्यादा जाना चाहेगा, वो टोटली इक्विटी मार्केट के अंदर जाना चाहेगा। किसी व्यक्ति की जिसकी वो जीरो रिस्क लेना चाहता है, लेकिन वो बैंक के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, तो वो व्यक्ति जो है अपना इक्विटी के अंदर ना जाकर वो डेट के अंदर जा सकता है। डेट में भी डेट जो फंड होते हैं वो भी गवर्नमेंट की जो AAA+ कैटेगरी की जो बॉन्ड्स होते हैं उसके अंदर इन्वेस्ट करता है। कुछ कंपनीज के जो बॉन्ड होते हैं, लिक्विडिटी जिसे हम लोग बोलते हैं, वहाँ लिक्विडिटी ज्यादा होती है, और कंपैरेटिवली सेफ होते हैं। कंपैरेटिवली सेफ But होते हैं, obviously बट return कम रिटर्न होगा। ऑब्वियसली मोर रिस्क मोर रिटर्न। ये तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि जितना आप रिस्क लोगे उतना ही आपको रिटर्न मिलेगा। तो बिल्कुल। इक्विटी के अंदर रिटर्न ज्यादा है तो रिस्क भी ज्यादा है। बट यदि आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर, आपको अच्छा एडवाइजर मिल जाता है जो इन सब चीजों की हेजिंग कर सके, करेक्ट। आपके लिए एक बैलेंस पोर्टफोलियो बना सके, कि भाई यदि मान लीजिए मार्केट में कोई करेक्शन आता है, मार्केट इन द सेंस स्टॉक मार्केट, क्योंकि म्यूचुअल फंड मेनली जो है स्टॉक मार्केट पर ही बेस्ड है। अभी इन दिनों में मल्टी एसेट लोकेटर फंड भी आए हैं, उसमें कुछ कमोडिटी वगैरह भी इन्वॉल्व हो रखी है। लेकिन हम लोग बात करें आज की डेट में, तो इक्विटी और डेट दो तरीके के मार्केट होते हैं, मनी मार्केट बोलते हैं हम लोग। तो इक्विटी, डेट और आज की डेट में नया जो आया है कमोडिटी, तो इन तीनों के बेस पर अपना म्यूचुअल फंड मार्केट चल रहा है। ओके, ठीक है। यस। अब मान लीजिए कोई यंगस्टर है, से जब पहली जॉब हम लोग की लगती है, आई थिंक एज कितनी होती होगी, 21 साल, 22 साल, 23 साल, डिपेंड्स। तो क्या उसी टाइम से उसको स्टार्ट कर देनी चाहिए? मैं जानता हूँ उसका आंसर है येस होगा, जो भी उसकी कैपेसिटी है, 500 रुपये, 1000 रुपये मंथली, जो भी है। बट उस वक्त वो एज ऐसी होती है कि आपको शायद ये सब चीज़ें समझ में ना आए, आप उस चीज़ को सेकंड प्रायोरिटी रख दें। आपको कुछ और होता है कि यार मैं ये शौक भी पूरे कर लूँ, मैं एक महंगा आईफोन ले लूँ फॉर एग्जाम्पल, मैं ये कर लूँ। तो वो अपन कैसे उनको ये नॉलेज दें कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू? इसके लिए मैं सर आपको ये कहना चाहूंगा कि जो भी हम लोग ये बात कर रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट की जो आइडिया है, इसके लिए बात कर रहे हैं, इसमें ना सबसे बड़ा जो रोल होता है वो पेरेंटिंग का होता है। आप ऐसे समझिए कि मैं अपने घर में क्या देखता हुआ आ रहा हूँ, यदि मान लीजिए मैंने अपने पेरेंट्स को देखा है कि वो सेविंग कर रहे हैं और दे आर सेविंग फॉर द अनसर्टेनिटी। एक्चुअली हम लोग सेविंग क्यों कर रहे हैं? हम अनसर्टेनिटी के लिए सेविंग कर रहे हैं। True. कोई भी किसी भी तरीके की हमारे फ्यूचर अनसर्टेनिटी जो हमारे को दिखाई दे रही है कि भाई कल को पता नहीं भगवान क्या करे, क्या स्थिति हमारे साथ क्रिएट हो, तो हमें चाहिए कि हम लोग कुछ सेविंग फाइनेंशियल जो है हमारे पास होना चाहिए, जिससे कि जैसे लेट्स से अभी कोरोना टाइम आया, लोगों के बिजनेस बंद हो गए, तो यदि मान लीजिए किसी के पास फाइनेंशियली सेविंग्स नहीं है, तो वो किस तरीके से सर्वाइव करेगा। ये सब Right. चीजें हम लोग देखकर निकले हैं। कोरोना का जो पैंडेमिक था वो एक तरीके से बहुत लाइफ के लिए बहुत बड़ा लेसन था, बहुत रनिंग और इससे सब लोगों को सीखना चाहिए कि नहीं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी होना बहुत जरूरी है। अब बात ये आती है कि एक जो 21-22 साल का जो बच्चा है वो अपने इन्वेस्टमेंट के लिए मार्केट में उतरता है,
जब वो बिजनेस में है, या मान लीजिए हम बात कर रहे हैं जॉब के अंदर है, वो किसी भी तरीके से वो पैसा अर्न कर रहा है। तो मेरा मेरा कंसर्न ये है 21-22 साल बच्चे के लिए, जो नया न्यू अर्नर है उसके लिए, जो मेरा जो लेसन है वो के लिए इतना सा है कि एक बार वो व्यक्ति को किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट में आना चाहिए। ठीक है। एक रेगुलर इनकम, एक रेगुलर आरडी सॉर्ट ऑफ, जिसे हम लोग बोलते हैं, एक रेगुलरली जैसे आरडी बोल दीजिए, एसआईपी बोल दीजिए, इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ और तरीका हो, उसको एक इन्वेस्टमेंट करना है, शुरुआत करना चाहिए। शुरुआत जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय मंजिल के। राइट। यदि आपने शुरुआत ही नहीं करी तो आप मंजिल तक पहुंचेंगे ही नहीं। तो बेटर ये रहेगा कि मैं सभी के लिए टिप्स देना चाहूंगा, मार्केट में जो भी व्यक्ति है, कोई गृहिणी है जिसको लगता है कि मेरे पास तो सिर्फ 1000 रुपए ही बचते हैं, तो उस 1000 रुपए को भी उसको इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि जब आपको एक्चुअली हो सकता है कि 1000 रुपीज जो है आपके लिए बहुत छोटा सा अमाउंट है, और आपको लगता है कि इससे क्या ही हो जाएगा, क्योंकि आजकल हम लोग मूवी में भी जाएंगे तो 2000 रुपए खर्च होते हैं, तो लोगों को लगता है 1000 रुपए जोड़ के मैं क्या ही कर लूंगा। कुछ लोगों के अंदर जैसे मान लीजिए शौक होते हैं किसी तरीके के, तो वो शौक या 10-5 हज़ार रुपए खर्च कर देते हैं। उनको लगता है ललित जी क्या 2000 रुपए की एसआईपी के लिए आप उससे बात कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन मेरा कंसर्न केवल इतना सा है कि आप एक बार 2000 रुपए पर मंथ जोड़िए। आपको लगेगा कि जब आप पर मंथ डाल रहे हैं तो एक कंपाउंडिंग फैक्टर भी काम करेगा। दूसरी बात है अक्यूमुलेशन। आपकी वो सेविंग धीरे धीरे जुड़ते हुए लाख रुपए बन जाएगी, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में वो 1 लाख रुपए से भी ज्यादा अमाउंट हो चुका है, जो कि आपके लिए अब जाके मेटेरियलिटी वो डिसाइड करता है। राइट। दूसरी बात, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी, जब आप जॉब में हैं तो प्रमोशंस भी होंगे, आपकी सैलरी भी इंक्रीज होगी, तो आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसको धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। जब आप अपना अमाउंट, अपना पोर्टफोलियो देखेंगे, पोर्टफोलियो का कोई मेजरमेंट नहीं है कि 1 करोड़ का है तभी उसे हम पोर्टफोलियो बोलेंगे। यदि किसी व्यक्ति का 10,000 भी है तो वो भी वो पोर्टफोलियो है। तो जब वो पोर्टफोलियो अपना देखेगा तो उसे अपने से सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा कि यस, मैंने यदि मान लीजिए 2000 की जगह से 5000 रुपए इन्वेस्ट किया होता तो बहुत अच्छा आज मेरा पोर्टफोलियो क्रिएट हो जाता। आज जो 1 लाख रुपए मैं देख पा रहा हूँ, ये नाना होते हुए भी मेरे को 2.5-3 लाख रुपए का मेरा पोर्टफोलियो होता। राइट। तो बेटर ये रहेगा कि कहीं से भी शुरुआत हो, और कहीं कोई लेट नहीं है। आप जब आपको लगता है कि मैं जल्दी हूँ, जल्दी भी कोई नहीं है और लेट भी कोई नहीं, लेकिन हाँ, जब आप जागे तभी आप सवेरा है। करेक्ट। ये वाली चीज में बोला। तो आई थिंक मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने बताया 1000 से स्टार्ट करें, तो मेरे को थोड़ा पेशेंस रखना है। मैं एटलीस्ट 5 साल तक डालूं तो सही 1000 रुपए। जब वो मेरा एक सरप्लस बन जाएगा तब मुझे लगेगा अरे यार वाकई पैसा इकट्ठा होता है, और तब शायद मेरी हैबिट में आ जाएगा। एग्जैक्टली जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे आज मान लीजिए आपने जैसे बोला कि 21-22 ईयर्स का जो बच्चा है वो यदि मान लीजिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहा है, तो डेफिनेटली 27-28 5 साल डाउन द लाइन, 6 ईयर 7 ईयर डाउन द लाइन उसकी शादी भी होगी। हो सकता है वो कॉर्पस उस टाइम पर उसके काम आ जाए। True. सपोज करें उसको हनीमून पर जाना, और यदि उस टाइम पर उसके पास पैसा नहीं है तो वो अपने पेरेंट्स से मांगने में हेजिटेट करेगा। बिल्कुल। लेकिन यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपना पैसा जोड़ रखा है तो वो अपने ऊपर पैसा वो खर्च कर सकता है। अच्छी बात क्या है कि उसको एक लेसन भी मिल गया है यहाँ पर कि यदि आपने अपना पैसा कुछ भी एक स्पेयर पार्ट जो आपके पास बचा है उस पैसे को भी यदि आप जोड़ते हैं तो आप देखिए कि कितना अच्छा कॉर्पस क्रिएट कर लेते हैं। ट्रू ट्रू। रही बात रिस्क की, तो देखिए चूंकि इक्विटी मार्केट में यदि आप मार्केट में बैठे हैं, इक्विटी फंड्स के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली रिस्क है वहां पर। लेकिन आप यदि डाउन द लाइन 5 इयर्स जाते हैं तो 5 इयर्स डाउन द लाइन आपका फंड जो है वो कभी नेगेटिव नहीं होता। ओके। इसमें यदि आप स्टडी भी देखेंगे, कई तरीके की स्टडीज इंडियन मार्केट पर हुई है। यदि अपन कुछ स्टडी को हम लोग पढ़ते हैं, यदि हम लोग देखते हैं मार्केट में, जो भी गूगल पर भी अवेलेबल मिल जाएगी, आपको मार्केट में भी अवेलेबल मिल जाएगी। कोई भी व्यक्ति एसआईपी के अंदर यदि 3 इयर्स का इन्वेस्टमेंट करता है, 3 इयर्स तक किसी भी एसआईपी अमाउंट के अंदर इन्वेस्ट करता है, इक्विटी एसआईपी के अंदर, तो जो रिस्क हम बात कर रहे हैं वो कभी भी फंड नेगेटिव नहीं हुआ है। एटलीस्ट मतलब जितना कैपिटल उसने इन्वेस्ट किया है एटलीस्ट उतना पैसा उसका रहेगा। अब आप इससे भी देख सकते हैं कि जो पैशंस है वो तो आपको रखना ही होगा यदि आप इक्विटी फंड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। डेट फंड के अंदर चूंकि रिस्क कम है तो आप डेट फंड के अंदर तो आपका हमेशा पॉजिटिव रहेगा, बट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है बहुत ही कम होगी। 7-8%, 9% आपको लगने लगेगा कि यार मैं बैंक में एफडी करा देता हूँ। हाँ, क्योंकि एक्चुअली इन्फ्लेशन को भी से बीट नहीं कर पाएगी ठीक से। आप यदि इन्फ्लेशन की बात करें तो 6% जब हमने इंडिया की इन्फ्लेशन रेट है, तो एटलीस्ट अपना पैसा 6% से तो ग्रो करे, एटलीस्ट मोर देन 6%। उसमें भी यदि हम लोग टैक्सेशन का इम्पैक्ट दे दें, यदि कोई व्यक्ति को 6% 7% की एफडीआर रेट मिल रही है और उस पर 30% का टैक्स रेट यदि वो पे कर रहा है, तो डेफिनेटली सेविंग यदि आप इन हैंड देखेंगे वो 5% है, लेस देन 5% है। तो 5% के सेविंग में आप इन्फ्लेशन यदि 6% हो तो आपका पैसा हर ईयर 1 रुपए से डेप्रिशिएट हो रहा है। आप एक्चुअली घाटा ही खा रहे हो। एग्जैक्टली आप 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको 99 रुपीज ही उसकी वैल्यू रह जाती है। बेटर रहेगा कि आपको इक्विटी में जाना चाहिए। टाइम होराइजन आपको लेना होगा 3 to 5 इयर्स, मिनिमम टाइम पीरियड जो है 5 इयर्स का आपका रहना चाहिए। ओके, तो ये तो बात होगी जो यंगस्टर्स हैं, ठीक है, उनकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी भी ज़्यादा होगी बिकॉज दे हैव जस्ट स्टार्टेड। वो स्मॉल कैप वगैरह उस सब में कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जो
एक एक्सपीरियंस्ड काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया अपने प्रोफेशन में, काफ़ी टाइम से कमा रहा है और उसने आज तक स्टार्ट नहीं किया। लेट अस टेक एन एग्जांपल, वो 40 इयर्स का है, उसको अपना आज से स्टार्ट करना है। ऑब्वियसली रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी अब इतनी नहीं है बिकॉज ही हैज अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। से आफ्टर 10 इयर्स उसको अपनी रिटायरमेंट प्लान करनी है, कुछ भी करना है, तो वो आप कैसे इन्वेस्ट करें? बिल्कुल सही कहा सर आपने। अभी इन दिनों जब जैसे मार्केट ने जिस तेजी से ग्रो किया, न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया पर, इस सब जगह जो है अभी अभी मार्केट छाया हुआ है, फाइनेंशियल मार्केट जो छाया हुआ है। मोदी जी के रिटर्न होने के बाद वापस जब मोदी जी ने 2024 में सरकार बनाई, उसके बाद फिर मार्केट ने एक नई तेजी पकड़ी। हम लाइफ टाइम हाई पर जब चल रहे हैं, तो जो लोग कंजर्वेटिव अप्रोच के थे, कंजर्वेटिव अप्रोच मतलब जो रिस्क नहीं लेना चाहते, या हम लोग बोल सकते हैं ट्रेडिशनल, जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट करते थे, उन लोगों का रुझान भी अभी इन दिनों जो है शेयर मार्केट की तरफ बढ़ा है। ओके। उन लोगों को भी लगने लगा है कि हमने ये सेम अमाउंट जो हम लोग ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट लाइक LIC, इंश्योरेंस, और हम लोग गोल्ड, इनमें जो इन्वेस्ट कर रहे थे, यदि हम लोग इसमें ना करके यदि हम लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, या हम लोग इक्विटी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि कई शेयर को हमने देखा है कि पिछले साल भर में 5-5 गुना हो चुके हैं। जब गवर्नमेंट शेयर्स की बात करें, बहुत तेजी से बढ़े हैं। तो हम लोग यदि उसकी बात करें तो मार्केट में नो डाउट बहुत तेजी से एक रुझान जनरेट हुआ है SIP वगैरह के लिए, म्यूचुअल फंड के लिए। तो मेरा उन सब के लिए भी कहना ये है कि देर कोई नहीं हुई है, जब जागो तभी सवेरा है। दूसरी बात, आज की डेट में भी वो एक नया इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप कर सकते हैं। अब इसके साथ एक चीज़ और है कि जो व्यक्ति 45 ईयर्स की एज में बैठा है, उसके पास कुछ ना कुछ कॉर्पस तो क्रिएट हुआ है। कॉर्पस इन द सेंस कोई पोर्टफोलियो। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि वो शेयर मार्केट का नहीं होकर, म्यूचुअल फंड का ना होकर, उसने इंश्योरेंस में इन्वेस्ट किया होगा, कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया होगा। तो वहां से भी वो जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट है, वो चाहे तो वो SIP के थ्रू इन्वेस्ट कर सकता है। और SIP के थ्रू यदि कोई व्यक्ति इन्वेस्ट करता है, इसमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के कई तरीके हैं। उसमें SIP में लमसम है, लमसम मतलब वन टाइम आप लाइक FD की तरह इन्वेस्ट करते हैं। SIP मतलब RD की तरह मंथली एक इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्वार्टरली, या SIP कई तरीके से होते हैं। आज की डेट में वीकली SIP भी स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा। तो आप यदि मान लीजिए वीकली भी यदि कोई पैसा देना चाहते हैं, तो उस तरीके से भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आप एक बार शुरुआत कीजिए। मेरा उन 40-45 ईयर्स वाली एज वालों उन लोगों से भी जो मेरे सीनियर हैं, मेरा 21 ईयर वाले बच्चे से भी, और जो 60 ईयर्स की एज में है उससे भी, मेरा सबसे केवल एक ही चीज कहना है कि आपको देखने के लिए शुरुआत करनी जरूरी है। राइट। हो सकता है कुछ लोगों के बैड एक्सपीरियंस है, जैसे हम कई बार मार्केट में हम लोग जाते हैं, मार्केट में हम लोग मिलते हैं हमसे, वो कहते हैं ललित जी शेयर मार्केट तो बहुत खराब है, मैंने 10 लाख का लॉस दिया है, मैंने 20 लाख का लॉस दिया है। हम लोग जब उनसे पूछते हैं कि भाई आपने लॉस क्यों दिया, तो वो लॉस दिया इम्पेशेंट की वजह से। उन्होंने पेशेंस ही होल्ड नहीं किया। यदि वही शेयर जिनमें उनको आज लॉस हुआ था, आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले जब भी उनको लॉस हुआ था, यदि वो उन शेयर्स को होल्ड करते, तो उनका खुद का कहना ये है कि आज हम लोग मिलेनियर बन चुके होते, मिलेनियर की तैयारी कर रहे होते। बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट, जैसे कि मार्केट में IT शेयर्स ने बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दिए, बैंकिंग ने बहुत अच्छे रिटर्न दिया है, लेकिन लोगों ने उस टाइम पर होल्ड नहीं किया। लोगों को लगा एक ही दिन में करोड़पति बनना, तो वो एक दिन में करोड़पति मार्केट नहीं बनाता। क्योंकि आप ऐसे समझिए, जब आज इतनी बड़ी कंपनी, जब रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी का प्रमोटर जो है, जो खुद हम लोग बात करें अंबानी जी की, तो अंबानी जी ने इतनी बड़ी कैपिटल लगा रखी है, उसके बाद भी यदि वो 15 से 20% की CAGR पर काम कर रहे हैं, तो आप कैसे एक ही दिन में करोड़पति बन सकते हैं? बिल्कुल। 10,000 रुपए लगा के लाख रुपए बनना तो इम्पॉसिबल है। जब इतनी बड़ी कंपनी का ओनर जो है वही इतना नहीं, तो फिर तो खुद अंबानी जी, अडानी जी मार्केट में आ जाएंगे। तो सबको पता है कि मार्केट एक टाइम टेकिंग है, और चूंकि इसमें झांसे में ना आए कि 10,000 से लाख रुपए बन जाएंगे, लाख रुपए कभी नहीं बनेंगे। और यदि किसी कारणवश 10 के 20 हो भी गए, तो ये पक्का मान के चलिए कि आप जब मार्केट छोड़ रहे होंगे, तब आप जीरो लेकर ही निकलेंगे यहाँ से। राइट राइट राइट। क्योंकि आपको मार्केट जो है 10 के 20 तो कर देगा, लेकिन 20 के 40 करने में टाइम लगाएगा, फिर आप अपना पैशंस खो देंगे, और वो 10,000 रुपए की जो कैपिटल आपने ओरिजिनली लगाई थी, वो भी आप मार्केट को देकर ही जाएंगे। ओके। सो मैंने ऐसा सुना है कि आपको अपना फर्स्ट करोड़ आने में टाइम लगता है, से 10 इयर्स 15 इयर्स मे बी। उसके बाद वो शायद ऑटो मोड में चला जाता है। उसके बाद कहते हैं कि दूसरा करोड़ में शायद 5 साल लगते हैं, तीसरा करोड़ में आई थिंक 3 साल लगते हैं। तो वो पहला करोड़ अचीव करने के लिए आई थिंक यू हैव टू बी वेरी वेरी पेशेंट। बहुत ही प्रैक्टिकल सी है सर, दिस इज अ कंप्लीट मैथ कैलकुलेशन। लोगों को क्या है, हम लोग चूंकि जो भी एडवाइजर होता है, फाइनेंशियल एडवाइजर, वो क्या है कि हमको दिखाना होता है एक्चुअली। बहुत ही प्रैक्टिकल सी है। हम लोगों ने 2 तरीके के इंटरेस्ट की बात करी है, 2 तरीके के इंटरेस्ट पढ़े हमने। एक सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। हमने देखा है कि टाइम जो है वो उसमें पावर में होता है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जब हम कैलकुलेट करते हैं, तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में जो हमारा टाइम का जो फैक्टर होता है वो पावर होती है। सबने पढ़ा है। तो यहाँ जो हम लोग SIP म्यूचुअल फंड की जो हम लोग बात करते हैं, ये कंपाउंडिंग फैक्टर काम करता है। आप जितना ज्यादा टाइम रखेंगे,
तो वो पावर बढ़ती जा रही है, वो क्यूब में कन्वर्ट हो रही है, वो क्वाड्रेट में कन्वर्ट हो रही है, वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो रही है, तो वो पावर है। टाइम जो है वो फैक्टर है यहाँ पर, टाइम पावर है, तो कंपाउंडिंग जो है टाइम से हो रही है। ये बिल्कुल फैक्ट है। बताने के लिए बहुत अच्छा लगता है कि हमारा देखिए फर्स्ट जो करोड़ है वो अपना 30 ईयर्स में 10 ईयर्स में जितना आप इन्वेस्ट करेंगे उस अकॉर्डिंग है वो। करेक्ट। लेकिन यदि हम लोग बात करें कि जैसे मान लीजिए हमने 10 साल में फर्स्ट करोड़ बनाया, तो हो सकता है कि नेक्स्ट जो करोड़ है वो आपको 5 ईयर्स में बन जाए, और नेक्स्ट जो है 2 ईयर्स में, फिर 1 ईयर में, फिर 6 महीने में आप तक बनता चला जाए। राइट। वो आप यदि उसको देखेंगे, ओवरऑल देखेंगे, तो दिस इज द कंप्लीट मैथ कैलकुलेशन, और आपको इंटरेस्ट भी आने लग जाता है। तो आप ऐसे समझिए, यहाँ जो हम लोग बात करते हैं कंपाउंडिंग एवरेज ग्रोथ रेट की बात करते हैं, कम्युलेटिव एवरेज ग्रोथ रेट की बात करते हैं, तो यहाँ जो हम लोग एसआईपी में जब भी हम लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हम जो कैलकुलेट करते हैं, तो हमेशा CAGR पे कैलकुलेट करते हैं। CAGR, कम्युलेटिव एवरेज ग्रोथ रेट। हमारी कम्युलेटिवली यदि एवरेज है, वो ग्रोथ रेट क्या है, लेट्स से 15% कम्युलेटिव एवरेज ग्रोथ रेट है, तो सिंपल इंटरेस्ट से हम लोग 1.5 टाइम्स आगे चल रहे हैं। तो टाइम्स जो है वो हमारा फैक्टर काउंट करता है, इसलिए अपनों को जो है पैसा जो है बहुत तेजी से यहाँ पर बनते हुए दिखाई देता है, और फिर एवरी ईयर एवरी मंथ जो है वो बढ़ता चला जाएगा। मेक सेंस, ठीक है। अच्छा, थर्ड कैटेगरी आती है सीनियर सिटीजन्स, जो 60 प्लस हैं, जो उनको पेंशन मिल रही है या उन्होंने जो भी आज तक जमा किया है वो उनके पास है। जनरली एक पेंशन सरकार के द्वारा से दी जाती है कि अब आप अपना लाइवलीहुड आपको बिताना है, तो उसके लिए हम आपको कुछ फंड्स देंगे, इससे आपको चलाना है। बट मतलब अब वो सीनियर सिटीजन उस पैसे को किस तरीके से इन्वेस्ट करे कि उसका सेफ भी रहे, बिकॉज ऑब्वियसली इनकी रिस्क लेने की कैपेसिटी इतनी नहीं है, और मेरा ऐसा मानना है कि लेना भी नहीं चाहिए। तो ऐसा क्या एक या दो चीजें हैं जहां उनको डालना चाहिए, एक ठीक ठाक रिटर्न भी आ जाए और उनको अच्छा एक बिल्कुल सही पूछा एकांश जी, ये मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है आज के टाइम के अंदर, क्योंकि रीजन क्या है कि एक्चुअल में पैसा किसके पास है, पैसा तो उन्हीं के पास है। राइट। यदि हम लोग बात करें यंग एज में 30-35 ईयर्स वाले बच्चे के पास कितना पैसा जोड़ पाएगा वो, क्योंकि उसकी खुद की पर्सनल लाइबिलिटीज है, उसकी लाइफ चल रही है, उसको एंजॉय करना है लाइफ को, तो वो पैसा खर्च भी कर रहा है। आज की डेट में घूमने फिरने पर भी उसे पैसा खर्च करना है। इन सब चीजों को देखते हुए यदि हम लोग देखें, ओवरऑल देखें, तो पैसा अल्टीमेटली सीनियर सिटीजन के पास है। जो व्यक्ति रिटायर हो चुका है उसने एक अपना कॉर्पस क्रिएट कर लिया है, बिकॉज ही इज कम्प्लीटली सेटल्ड, उसके बच्चे सेटल हो चुके हैं। अब आज की डेट में यदि हम लोग बात करें, उसके पास घर भी है, उसके पास गोल्ड भी है, और उसकी खर्चे भी जो है इन कंपैरिजन टू यंगस्टर कम है। राइट। लेकिन अब बात आती है कि वो रिस्क नहीं लेना चाहते, वो ट्रेडिशनली जो इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं उन्हीं में इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं। हम लोगों ने इस तरीके से देखा है कि लोगों के अकाउंट में 1-1, 2-2 करोड़ रुपए सेविंग अकाउंट में पड़े हैं, और वो पड़े हैं कई सालों से, 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, सिर्फ इस चीज का इंतजार करते हुए कि कहीं फ्यूचर अनसर्टेनिटी में पैसे की जरूरत हो हमें। तो मेरा उनसे कहना है कि अनसर्टेनिटी जो होती है वो 2-3-4 तरीके से होती है। आपकी हेल्थ को लेकर हो सकती है, किसी तरीके की कोई कैजुअलिटी यदि हो जाती है तो वो है, और यदि कोई अचानक से कोई आपको फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट हो जाए तो आपको अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना चाहिए, बिकॉज वो जो पैसा आपने जो कमाया हुआ है वो एक्चुअल में हार्ड कोर अर्न मनी है। करेक्ट। आपने बहुत मेहनत से उस पैसे को कमाया, और यदि आप उस पैसे का मैनेजमेंट नहीं कर पाए, तो आप ऐसे सोचिए कि आप क्या अपने बच्चों को क्या शिक्षा देकर जा रहे हैं। तो बेटर ये रहेगा कि आप अपने पैसे के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर अपॉइंट करें। इसमें मतलब अपॉइंट करें इन द सेंस कि आप मिलिए मार्केट में, आपको जो भी आपको लगता है, जो भी आपको फाइनेंशियल एडवाइजर जो बेस्ट लगता है कि यार मुझे ऐसा एडवाइजर मिलना चाहिए। तो क्योंकि बैंक में आप जाते हैं तो बैंक वाला माल बेचता है, इंश्योरेंस में जाएंगे तो इंश्योरेंस वाले माल बेचेंगे, म्यूचुअल फंड में जाएंगे तो म्यूचुअल फंड वाले। लेकिन यदि हम लोग बात करें पोर्टफोलियो एडवाइजर की, जो बैलेंसिंग करके चले आपके लिए, तो उसके लिए आपको एक एडवाइजर चाहिए जो आपको एडवाइस करे कि मुझे अपने पैसे का किस तरीके से उपयोग करना चाहिए, और ये मैं किस तरीके से पैसे से और वेल्थ क्रिएट कर सकूं, जो कि यदि मैं मान लीजिए कभी मेरे जो 100 बरस पूरे होते हैं तो अपने जो बच्चे हैं उनको किस तरीके से बढ़ा हुआ पैसा देकर जा सकूं। क्योंकि आप सेविंग अकाउंट में यदि होल्ड करते हैं तो 2.5-3-4% से ज्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं मिलती है। अच्छे बैंकों के अंदर जो है यही 2.5-4% से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। एफडी में भी यदि आप पैसा रखते हैं तो 6-6.5-7% आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगी, जिसमें भी 30% टैक्स ईयर में यदि आप हैं तो 2-2.5% आपका इनकम टैक्स लग जाता है। तो इफेक्टिवली आपको 4-4.5% रिटर्न मिलता है, जो कि विच इज लेस देन इन्फ्लेशन। मेरा यहाँ पर मानना ये है कि यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो अपने म्यूचुअल फंड में ही 2-3 तरीके के जो म्यूचुअल फंड है, डेट फंड जो होते हैं, इक्विटी फंड होते हैं, और बैलेंस एडवांटेज फंड होते हैं, उनमें उसको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हो सकता है यदि उनको डर लगता है, हेजिटेट करता है, तो एक छोटे अमाउंट से शुरुआत करनी चाहिए।
यदि कोई व्यक्ति के पास 1 करोड़ का कॉर्पस है और उसे लगता है नहीं साहब मैं तो इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहता, तो 10 लाख से शुरुआत करें, 5 लाख से शुरुआत करें, मैं कह रहा हूँ 1 लाख से शुरुआत करें, 1 लाख रुपए से भी शुरुआत करें। बिल्कुल। उसको इन्वेस्ट करके देखना चाहिए कि क्या कंपैरिजन करने के लिए एक्चुअली आपके पास कुछ बेस होना चाहिए। अब कंपैरिजन के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, मार्केट में उतरना ही पड़ेगा। कहते हैं ना कि तालाब की गहराई देखनी है तो आपको उतरना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो तालाब में उतर के ही देखा जा सकता है कि ये गहराई है, अच्छा है, बुरा है। तो यही मार्केट का रूल है। अच्छा। तो मेरा मानना ये है कि उनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यदि उनको लगता है रिस्क ज्यादा है तो डेट फंड के अंदर इन्वेस्ट करें, बैलेंस फंड के अंदर इन्वेस्ट करें, जहां इक्विटी और डेट का जो पोर्शन होता है 60-40 के अराउंड होता है। तो वहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। रिस्क टेकिंग कैपेसिटी जो है आपकी जिस हिसाब से रिस्क टेकिंग है उसी हिसाब से आप अपना इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छा पा सकते हैं, बजाय कई और दूसरे इन्वेस्टमेंट जहां पर आपका पैसा स्पेयर में पड़ा है। ठीक है, अब चलते हैं थोड़े जो ट्रेडिशनल वेज ऑफ इन्वेस्टमेंट होते थे। फॉर एग्जाम्पल LIC, जो कि मुझे लगता है उस टाइम पे या तो फेवरेट होता था सबका या होता ही वही था और कुछ होता ही नहीं था। सेकंड था गोल्ड, विच इज फिजिकल गोल्ड, जो कि सदियों से चलता आ रहा है। हमारे फोर फादर्स सब ने बोला यार गोल्ड जरूर खरीदो, जब मौका पड़े थोड़ा सा अमाउंट ऑफ गोल्ड खरीद लो, आगे काम आएगा, बच्चों की शादी में, इसमें उसमें जो भी है। आई थिंक ये दो जो मुझे लगता है सबसे पॉपुलर होते थे। बट अगर इनका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देखा जाए फॉर पास्ट फ्यू ईयर्स, इट इज नॉट ग्रोइंग मोर देन 6 or 7%, आई थिंक, राइट? तो ये जो मेंटालिटी थी, ये ठीक थी या उस वक्त जो सिचुएशन हिसाब से सही थी, आज चेंज हो चुकी है? इसमें आकाश जी मैं कभी भी किसी भी चीज को गलत और सही मानता ही नहीं हूँ। मैंने जैसा आपको बताया कि सही और गलत देखने का सिर्फ एक पर्सपेक्टिव है। जिस समय पर हो सकता है किसी समय पर कोई चीज सही है और किसी समय पर कोई चीज गलत। तो मैंने आपको क्या बताया कि समय जो है वो बहुत बड़ा पावरफुल फैक्टर है। Nice. आज आपकी नजर में कोई चीज सही हो सकती है, मेरी नजर में गलत, और हो सकता है आपकी नजर में वो चीज सही होने के बावजूद भी 10 साल बाद वो गलत हो सकती है। हाँ। अपना कंसेप्ट यहाँ पर ये है कि चेंज हो रहा है, वर्ल्ड रिवॉल्व हो रहा है, हर दिन हर क्षण जो है समय बदल रहा है। तो चूंकि जब समय बदल रहा है तो हमें भी बदलने की जरूरत है, ये सबको पता है। आज हमारी जो बॉडी है वो हर दिन चेंज हो रही है। पहले हम यंग थे जब बहुत अच्छे से खेल कूद कर पाते थे, आज हम हो सकता है स्टिफनेस आ गई हो, थोड़े दिन बाद और डलनेस आने स्टार्ट हो जाएगी और लेजीनेस आना स्टार्ट हो जाएगी, बोन्स में ताकत नहीं रहेगी। सेम कंसेप्ट इन्वेस्टमेंट के साथ है। आपने जैसे बिल्कुल सही कहा, इन्वेस्टमेंट के क्या आइडियाज थे, मैंने आपको बताया रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट होता था, गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट होता था, बॉन्ड्स के अंदर होते थे, LIC के अंदर होते थे इन्वेस्टमेंट। LIC नॉट ओनली कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस से रिलेटेड, जिसके अंदर इंश्योरेंस भी था और लाइफ सिक्योर भी हो रही थी और हमारा इन्वेस्टमेंट ऑन रिटर्न भी मिल रहा था। उस टाइम के सिनेरियो से वो सब चीजें इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छे चल रहे थे और नो डाउट उन्होंने रिटर्न भी ठीक दिए जिस हिसाब से मार्केट ने दिया। उस टाइम पर PPF भी हुआ करते थे, आज भी PPF एग्जिस्ट करते हैं, गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसी कुछ स्कीम्स भी थी। अब हम बात कर रहे हैं चूंकि समय बदल रहा है तो हमें बदलने की जरूरत है। मैं सही और गलत की बात नहीं कर रहा। गोल्ड ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं। यदि हम लोग पिछले 2-3 साल 4 साल की बात करें तो 36,000 से लेकर कोरोना के जस्ट पहले 36,000 की जो गोल्ड रेट थी वो आज अपन 75,000 74,000 के अराउंड देख रहे हैं। बिल्कुल। तो यदि हम लोग उस कंपैरिजन में देखें तो ऑलमोस्ट डबल कर दिया है 4 साल के अंदर। लेकिन यदि हम लोग इसको डाउन द लाइन 10 ईयर्स 20 ईयर्स देखते हैं तो सही कह रहे हैं आप, 6-7% की CAGR भी नहीं आ रही है। यदि हम लोग यहीं अपने म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट को देखेंगे तो कुछ स्कीम्स ने तो मोर देन 30%, मोर देन 25% का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिया है CAGR, जो कि मच बेटर है। एक कंपैरिजन भी मार्केट के अंदर सर्कुलेट होता है, यदि आप कभी देखेंगे, आप कभी पाइएगा कि PPF के अंदर यदि आप इन्वेस्ट करते हो और यदि सेम टाइम पर सेम अमाउंट को आप ELSS में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप ये मान के चलिए कि 20 ईयर्स के अंदर जो डेटा है वो इतना आपको, आप मतलब यू विल बी सरप्राइज कि PPF में जो इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपका जो रिटर्न जो आता, कॉर्पस जो क्रिएट होता है, ऑलमोस्ट 50 लाख होता, जबकि ELSS में यदि आपने इन्वेस्टमेंट किया होता तो मोर देन 3 करोड़ आपका इन्वेस्टमेंट होता। मतलब दिस इज 6 टाइम, मोर देन 6 टाइम। जबकि मार्केट ने डाउन भी देखा है, अप भी देखा है, फॉल भी देखा है, 2008 भी देखा है, 2004 भी देखा है, 2014 के फॉल अपवर्ड भी देखे हैं। लेकिन उन सब चीजों के बावजूद भी मार्केट ने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है बहुत ही अच्छे दिए, मोर देन 19%, मोर देन 20% के CAGR दिए हैं। ओके, सो कहने का मतलब है कि प्रोडक्ट बहुत है, इट इज जस्ट कि आपको नॉलेज लेनी है इसकी, मे बी किससे मिल के, या आजकल ऑनलाइन भी बहुत नॉलेज है और आपको क्या सूट करता है। मुझे लगता है कि मेरे इसमें एक टारगेट सेट होना चाहिए कि यार मेरे को, एक होता है कि यार मैं सिंपल सी लाइफ बिताना चाहता हूँ, ठीक है, आई एम हैप्पी विद 7-8% फॉर एग्जाम्पल, मेरे को सिंपल लाइफ बितानी है। एक होता है यार मेरे को वेल्थियर बनना है, मेरे को पैसा कमाना है, अच्छा बनाना है, आई वांट टू बी इन द कैटेगरी ऑफ वेल्दी पीपल। इसी के लिए सर मैं आपको एक छोटा सा, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ कि टॉप 10 पीपल के अंदर, टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन की जब काउंटिंग कर रहे हैं
उसमें वॉरेन बफेट का नाम आपने सुना होगा, बिल्कुल। इन्वेस्टर किंग है। अब वो पता है वो कोई बिजनेस नहीं करता है, सिर्फ वो इन्वेस्टिंग करता है, सिर्फ इन्वेस्टिंग करते हैं वो। आप ऐसे सोचिए कि जब उन्होंने पहली बार जो इन्वेस्ट किया वो 16 इयर्स की एज में किया, और उन्होंने जो अपनी कैपिटल जो आज की डेट में जब एज है मोर आफ्टर 60 इयर्स उन्होंने अपना सबसे बड़ा कॉर्पस क्रिएट किया। सबसे ज्यादा जो रिटर्न कमाया आफ्टर 60 इयर्स के, मतलब 16 ईयर से लेकर 60 इयर्स तक ही वाज वेटिंग फॉर द इन्वेस्टमेंट। वो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे कर रहे थे कर रहे थे। आप सोचिए कि बिना बिजनेस के भी एक बंदा जो है इन्वेस्टमेंट करने मात्र से टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन के अंदर काउंट हो सकता है, जो कि शायद बीच में कभी टॉप में भी आ गए थे। आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट टॉप 2-3 के अंदर वो आ चुके हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना चालू किया सिर्फ इन्वेस्टिंग से। ये कंपाउंडिंग जो फैक्टर है ना वो यहाँ पर काम करता है। आप ऐसे सोचिए कि सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट करने के काम से कोई बिजनेस नहीं करते हैं, उनकी कंपनी जो है वो सिर्फ इन्वेस्टिंग करती है। आज केवल इन्वेस्टमेंट करने की वजह से वो टॉप 10 के अंदर काउंट होते हैं, टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन के अंदर जो है काउंट होते हैं। तो इन्वेस्टमेंट जो है आपको मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या इन्वेस्टमेंट करो। और यदि सपोज करते हैं, मैं मना नहीं करता, देखिए चूंकि क्या है, आप मार्केट में बैठे हैं, आप अपने बिजनेस में हैं, आप अपनी जॉब में हैं, आपके पास टाइम नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो आप अपना काम लेट आउट कीजिए ना, आप आउटसोर्स लीजिए। राइट। क्योंकि ईच एंड एवरी काम, आप प्लम्बर तो नहीं बन सकते, आप इलेक्ट्रिशियन तो नहीं बन सकते। जब आप प्लम्बर नहीं बन सकते, जब आप इलेक्ट्रिशियन नहीं बन सकते, जब आप फर्नीचर कारपेंटर नहीं बन सकते, तो आप कैसे बिजनेसमैन, आप फंड मैनेजर कैसे बन सकते हैं? बिल्कुल। आप अपने पैसे के साथ अन्याय करना बंद कीजिए। आपको क्या है, एक एडवाइजर अपॉइंट कीजिए। आपको लगता है कि एडवाइजर नहीं कर पा रहा हूँ मैं, इतना मेरा कॉर्पस नहीं है, तो आप छोटी शुरुआत कीजिए। आप कुछ स्टडी करके शुरुआत कीजिए। जब आपका कॉर्पस क्रिएट हो जाए, जब आपका पोर्टफोलियो क्रिएट हो जाए, जब आप शुरुआत बड़े फंड जब आपके बनने लग जाए, आपको लगे कि यू कैन मैनेज, यू कैन पे द फंड मैनेजर, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और उनके साथ हायर कर सकते हैं उनको। ओके, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है। मेरे पास मान लीजिए कुछ पैसे हैं, से फॉर एग्जांपल आई हैव 30 लाख मेरे पास पड़े हुए हैं, कहीं से भी आए, और मेरा एक चल रहा है होम लोन, जिसकी फॉर एग्जांपल 30,000 किश्त देता हूँ मैं। खैर फ्रैंकली अपना एग्जांपल बता रहा हूँ इसमें। अब मैं उस 30 लाख को आगे फर्दर इन्वेस्ट करूँ, या सबसे पहले मैं लोन खत्म करके उसकी जो EMI है उसकी SIP चलाऊं? सर देखिए, ये तो बहुत ही टफ क्वेश्चन हो चुका है मेरे लिए, क्योंकि अच्छा। रीजन क्या है इसमें, मैं यदि एक तरफ ये बोलता हूँ कि नहीं आप होम लोन बंद कर दीजिए, तो आपको लगेगा कि फिर मैं इन्वेस्टमेंट कैसे करूंगा। और यदि मैं कहता हूँ इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो आप कहेंगे कि लोन कैसे बंद होगा। मेरा केवल इसमें इतना सा है कि जो आपकी SIP अमाउंट है उसको आप धीरे धीरे बढ़ाइए, इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए। अच्छा। पूरे 30 लाख रुपीज एक साथ लोन बंद करना भी अच्छा नहीं है और पूरा इन्वेस्टमेंट करना भी अच्छा नहीं है। आप पार्टली उसके अंदर से कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है। आप अपने इन्वेस्टमेंट, जो आपका 30 लाख रुपीज आपका स्पेयर पार्ट्स बचा है, उसमें से आपको लगता है कि मेरे पास ये पूरा स्पेयर है, मैं लोन क्लोज करना चाहता हूँ, तो आप 15 लाख 10 लाख रुपीज आप लोन में दे दीजिए। और जितने अमाउंट से आपकी SIP EMI रिड्यूस हो रही है, उस अमाउंट को आप SIP में इन्वेस्ट कर दीजिए। अच्छा। आप देखेंगे कि आपके पास 15 लाख रुपीज जो फंड के अंदर जो है वो भी आपका कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है, और वो वहां से जो इन्वेस्टमेंट आपका जो 15,000 की SIP EMI बंद हुई है, वो आपकी SIP में कन्वर्ट हुई है, वो भी आपकी ग्रो कर रही है। और आप हो सकता है 5 इयर्स डाउन द लाइन आप पूरा अमाउंट ही पे कर दे। 5 इयर्स 10 इयर्स जो भी आपका एक कैलकुलेटेड, जो हम लोग बात कर रहे हैं रिस्क के अकॉर्डिंग, जो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे उसके अकॉर्डिंग। लेकिन आप एक टाइम बाद जो आपकी EMI जो 20 इयर्स चलने वाली थी, वो आप देखेंगे 10 इयर्स के अंदर ही आपकी क्लोज हो चुकी है। ट्रू। तो इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आप होम लोन पूरा ही पे कर दीजिए, हाँ, लेकिन आप पार्टली कर सकते हैं। आप पार्टली आप इन्वेस्ट कीजिए, 15 लाख रुपीज को आप इन्वेस्ट कीजिए, बिकॉज वहां पर जो CAGR मिलने के चांसेस है वो 15 to 20% है। यदि आप अग्रेसिव कैटेगरी के अंदर जाते हैं तो 15 to 18%, 20% आपको CAGR मिलने के चांसेस है डाउन द लाइन 5 इयर्स। ओके। हम लोग बात करें, आप मैं भी कोई भी यदि इक्विटी इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो हम लोग 5 इयर्स की बात करेंगे। ठीक है। और जो आपका रिटर्न, जो लोन का जो इंटरेस्ट है, वो आपका ऑलरेडी 9% से 8.5%, 8% अराउंड यही चल रहा है। पहले बीच में तो 6.70 तक चली गई थी होम लोन की रेट, लेकिन यदि आज की डेट में बात करें तो 8 और 8.2025 के आसपास रोटेट करें, तो आप ऐसा समझिए कि आप अपने पैसे से 8.20 से ज्यादा कमा रहे हैं। ठीक है। तो चूंकि ज्यादा कमा रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये तो बिल्कुल सिंपल सा रूल है, ये तो एक बहुत बेसिक आम कैलकुलेशन है, एक लेमैन को भी समझ में आता है। मुझे कोई चीज सस्ती मिल रही है तो मुझे सस्ती चीज लेनी चाहिए, तो मुझे होम लोन लेना चाहिए। लेकिन मैं 100% होम लोन लाइबिलिटी नहीं कहूंगा, क्योंकि कई बार जब मार्केट में करेक्शंस आते हैं तो लोगों को लगने लगता है कि यार मेरी तो गलती हो गई, मेरे को तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बल्कि मेरी कैपिटल माइनस में आ रखी है और मेरे को ब्याज तो देना ही पड़ रहा है। वैसे एक लोन का भी स्ट्रेस चलता रहता है आपके ऊपर, या 20 साल का लोन है, 15 साल का लोन है, मेरे को 15 ईयर्स, मुझे कमाना ही होगा। बट आपको यदि आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके चलेंगे, तो आपको लगने लगेगा कि आपने लोन तो लिया है, लेकिन आप
वरिड नहीं है, बिकॉज Right. आपके पास जो लोन अमाउंट बचा है उससे ज्यादा आपके पास कॉर्पस क्रिएट हो चुका है। राइट आप फिर यदि हम लोग सेम एग्जांपल की बात करें, आपने 15 लाख रुपए होम लोन में पे कर दिए, 15 लाख का लोन चलने दिए, 15 लाख रुपए की आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया अग्रेसिव कैटेगरी के अंदर, तो आप एक टाइम पर देखेंगे कि आपका जो लोन अमाउंट है उससे ज्यादा आपके पास कॉर्पस क्रिएट हो चुका है। True. तो आप कभी भी पे कर सकते हैं, उसे पे ऑफ करके खत्म कर सकते हैं। हाँ तो आपको आपको क्या है, इन्वेस्टमेंट के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करना ही होगा, क्योंकि वहां रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है मोर देन लोन इंटरेस्ट रेट। ओके ये है। ठीक है। अच्छा, और SIP हम सब समझ गए, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। यस सर। अब देयर इज अनदर थिंग व्हिच इज SWP, सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान बोलते हैं शायद Yes, इसको। ये कुछ नई चीज आई है या ये पहले से थी, ये हमको पता नहीं था? बहुत ही प्रैक्टिकल सी चीज है सर। हमारा ही पैसा है, एक हमारा कॉर्पस क्रिएट हो चुका है और हमें उसमें से विड्रॉल लेना है। मैं इसमें अपने जो इन्वेस्टर, अपने क्लाइंट्स हैं, उनको मैं सबको ये बोलता हूँ कि सब मैं आपके लिए एक रिटायरमेंट प्लानिंग करता हूँ। ठीक है। आप मुझे 10 मतलब जो भी, जैसे लेट्स से हम लोग बात करें 40 इयर्स के बंदे की, तो 40 इयर्स 30 इयर्स वाला जो बंदा है, यदि वो मुझे 10,000 रुपये पर मंथ की SIP करता है, हम लोग उसे 12% के CAGR पर कैलकुलेट कर रहे हैं। मैं कंजर्वेटिव अप्रोच यूज कर रहा हूँ, जबकि इक्विटी इन्वेस्टिंग कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। तो हम लोग 10% के अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करते हैं। 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करता है, तो 30 इयर्स तक यदि वो कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट करता है, और हम लोग उसके बाद में कि उसको रिटायरमेंट टिल लाइफ, जब तक वो जिंदा है, जब तक हम लोग उसको इन्वेस्टमेंट के बाद जो SWP जैसे सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, जो लाइक जैसे SIP हमारी इन्वेस्टमेंट हो रही थी हर मंथ की एवरी डेट पर, जो भी हम लोग फिक्स डेट की हुई थी, उसी तरीके से SWP के अंदर एक फिक्स डेट पर अमाउंट विड्रॉ होकर उनके बैंक अकाउंट में चला जाता है। ठीक है। तो यदि उसका 3 टाइम्स भी यदि वो विड्रॉ करता है, उसके बावजूद भी उसका जो कॉर्पस है वो कंटिन्यूसली ग्रो करता जाएगा। अच्छा। तो SWP एक तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं कि एक रेगुलर एक्सपेंसेस के लिए, रेगुलर स्पेंडिंग के लिए हम लोग एक कॉर्पस क्रिएट करने के बाद उसमें से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। हमारा ही पैसा है उसमें से हम लोग, लेकिन एक मंथली एक विड्रॉल कर रहे हैं कि भाई हम, मुझे इतना पैसा मंथली चाहिए, और यदि इनकेस कभी कोई इमरजेंसी आ भी जाए तो मैं ज्यादा पैसा भी वहां से विड्रॉ कर सकता हूँ। लेकिन SWP से वो एक तरीके से एक पेंशन प्लान जिसे हम लोग बोलते हैं, उस तरीके से उसको कन्वर्ट कर सकता है। ओके। तो अब मुझे जैसे अपनी, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरा आज के टाइम पे महीने का ₹1,00,000 खर्चा है, मुझे ये मैं कैसे डिसाइड करूं कि मैं कितना कॉर्पस इकट्ठा करूं से आफ्टर 10 इयर्स एज एन एग्जांपल, कि मेरा जो आज का लाइफस्टाइल है मैं ये मेंटेन रहा? देखिए सर, इसके अंदर हम लोग साथ में, जैसा चूंकि आपने बोला कि यदि 1 लाख रुपीज पर मंथ की आपके एक्सपेंसेज है, और हम लोग यदि यहाँ पर अपने इन्फ्लेशन रेट भी हम लोग, चूंकि हमें इन्फ्लेशन को मिस नहीं कर सकते, बट इन्फ्लेशन हमेशा बढ़ेगा कभी डेफिनेटली इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि जो आज एक्सपेंसेस हो रहे हैं, वो अमाउंट स्पेंड हो रहे हैं, वो ज्यादा ही होंगे। ओके। तो आप ऐसे समझिए कि आज यदि 1 लाख रुपीज हो रहा है, तो हो सकता है 10 इयर्स डाउन द लाइन आपके जो एक्सपेंसेज है वो 1.5 लाख, सेम पेस पर भी हम लोग बात करें तो 1.5 लाख पर मंथ आपको चाहिए होगा, और 5% की ग्रेजुअली इंक्रीमेंट भी होगा उसके अंदर। तो एक साल यदि आपको 1.5 लाख चाहिए, तो अगले साल हो सकता है 1.56 लाख या 1.6 लाख चाहिए होगा पैसा। अब बात आती है यहाँ पर हम लोग कितना हमारे पास कॉर्पस क्रिएट होगा। मेरा मानना यह है कि सफिशिएंट कॉर्पस क्रिएट होना चाहिए, एटलीस्ट आपको 10% का यदि रिटर्न मिलता है। आप 10 इयर्स के लिए आप अग्रेसिव रेट में जा सकते हैं 20%, 18%, लेकिन आप जब बात कर रहे हैं रिटायरमेंट की, तो उसके बाद अब आप एग्रेसिव फंड में नहीं रह सकते, बिल्कुल अग्रेसिव स्कीम में नहीं रह सकते, क्योंकि वहाँ मार्केट करेक्शन के चांसेस बनते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं एक बैलेंस फंड में जाना पड़ेगा आफ्टर 10 इयर्स। आई एम टॉकिंग अबाउट आफ्टर 10 इयर्स। अब बात यहाँ पर ये आती है कि 10 इयर्स बाद मुझे, मेरे पास कितना कॉर्पस, यदि मैं बात करता हूँ 1 लाख रुपए आपका आज की डेट में है, तो यदि मुझे आज से ही यदि SWP चाहिए होता, तो एटलीस्ट मेरे पास 1.5 करोड़ का कॉर्पस होना चाहिए था। ठीक है। क्योंकि मैं यदि मानता हूँ कि 8-9% की भी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मुझे मिले, तो भी मेरा अमाउंट जो है सफिशिएंट मीट आउट हो सके। वैसे यदि हम लोग बैलेंस फंड की भी बात करें, तो 12% का CAGR रहा है, लास्ट 10 इयर्स का निकालते हैं तो 12% का CAGR दे देता है। लेकिन हम लोग चूंकि कंजर्वेटिव अप्रोच यूज करते हैं, जब हम लोग विड्रॉल करने की बात कर रहे हैं, तो हम लोग कंजर्वेटिव अप्रोच यूज करते हुए हम लोग ये मानेंगे कि 8-9% यदि मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है, ओके। तो भी मेरे को इतना कॉर्पस, सफिशिएंट कॉर्पस होना चाहिए कि मेरा जो मेरे मंथली स्पेंडिंग है वो हो सके। ठीक है। यदि आपके वाले इस क्वेश्चन की मैं बात करूँ, इस क्वेश्चन का जवाब यदि मैं दूँ, तो मुझे लगता है कि यदि आपको 10 इयर्स, आफ्टर 10 इयर्स यदि 1 लाख रुपीज चाहिए, तो आपको 1.5 करोड़ का एटलीस्ट कॉर्पस होना चाहिए। और यदि आपको 1.5 लाख चाहिए, तो आपको एटलीस्ट 2.5 के आसपास का कॉर्पस होना। ये मोटी मोटी मोटा-मोटी कैलकुलेशन है। ओके। अच्छा, अब थोड़ा सा बात करते हैं, इंडिया जो ग्लोबली एक्सपैंड कर रहा है, स्पेशली विद आवर प्रेजेंट गवर्नमेंट, जो हम लोगों ने प्रोग्रेस की है, वो तो की है, एक अपना एक अच्छा स्टैंड बना लिया है आई थिंक इंडिया ने। बट अभी कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हो रहे हैं, जैसे वॉर चल रही है यूक्रेन वगैरह इसमें है, तो अभी इंडिया की आपके हिसाब से क्या स्थिति है, और कितना
फाइनेंशियली एक इंसान अपने आप को कंफर्टेबल फील कर सकता है इन्वेस्ट करने के लिए मार्केट में, क्योंकि अभी तक जो हम देखते हैं ना बहुत अच्छा ग्रोथ मिल रहा है, बट आई एम श्योर हमेशा तो ऐसा नहीं रहता। हाँ सर, इसमें मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि हर बार ग्रो मिल रहा है ये नहीं है। आप ऐसे समझिए कि किसी टाइम पीरियड में यदि कोई व्यक्ति ने इन्वेस्टमेंट किया और उसके बाद करेक्शन आ गया तो वो व्यक्ति तो कह रहा है मार्केट खराब है। तो मैंने यहाँ पर बता रहा हूँ टाइम जो है फैक्टर है। ठीक है। जितने टाइम वो होल्ड करेगा तो मार्केट ग्रो करेगा ही करेगा, क्योंकि बिजनेस है, बिजनेस हमेशा ग्रो करेंगे। भाई मैंने जैसे बताया 5% तो 6% तो जब इन्फ्लेशन रेट ही है तो ऑब्वियसली इतना तो इससे ज़्यादा तो कमाएंगे ही कमाएंगे। अपन यहाँ पर बात करते हैं, बात आती है ग्लोबली। पूरा मार्केट जो है, नॉट ओनली इंडिया, यूएस की बात करें, अभी जापान की हमने रेट की देखा आपने, जापान की जो येन की करेंसी वाला एक्सचेंज वाला जो मैटर हुआ उसकी वजह से मार्केट के अंदर एक साथ 8-9% जो है नेस्डेक जैसी चीजें गिर गई है। बहुत ज्यादा करेक्शन, जापान का मार्केट 13% करेक्शन हुआ। मतलब मैं बात कर रहा हूँ इंडेक्स की, जो टोटल इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, 13% करेक्शन हुआ इन ए सिंगल डे जापान का मार्केट। रशिया यूक्रेन की वॉर की बात करें हम लोग, चाहे फिलिस्तीन वाला केस हम लोग इजराइल फिलिस्तीन की बात करें, देखिए हमारा जो इंडिया है इसमें क्या है, पहले 3 तरीके के इन्वेस्टर हुआ करते थे। आज भी 2-3 तरीके के इन्वेस्टर हैं, एफआईआई, डीआईआई और रिटेल इन्वेस्टर। एफआईआई से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये वो कंपनियां हैं जो वर्ल्ड वाइड इन्वेस्ट करती है। उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता इंडिया कहाँ है, यूएस कहाँ है, जापान कहाँ है, सिंगापुर कहाँ है, वो एवरीवेयर इन्वेस्ट करते हैं। उनके पास बड़े कॉर्पस है, बड़े बिलियनियर, मिलियंस के अंदर उनके पास पैसा है, तो वो कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं। उनको जहां पोटेंशियल दिखाई देगा वो वहां इन्वेस्ट करेंगे। सिंपल सिंपल, यदि उनको लगता है रशिया, जब हम लोग, मैं एक छोटे से एग्जांपल दूं, रशिया यूक्रेन का जब वॉर हुआ तो रशिया की करेंसी 25% से डाउन हो गई। उन लोगों ने उठा के अपना पैसा जो है मार्केट से निकाला और रशिया की करेंसी में ठोक दिया, क्योंकि उनको पता था कि रशिया की करेंसी वापस बूस्टअप होगी, ग्रो करेगी, तो डेफिनेटली उनको प्रॉफिट मिलेगा। तो अल्टीमेटली ऐसे समझिए कि उनके पास एक कॉर्पस है, उसको पैसे को वो कहीं भी रोटेट करते हैं। अच्छा। अब बात आती है कि इंडिया के अंदर क्यों। तो आज से यदि हम लोग 5 साल, 7 साल, 10 साल पहले की बात करें तो हम लोग 100% डिपेंडेंट थे एफआईआई पर, क्योंकि जैसे ही एफआईआई अपना पैसा विड्रॉ करते हैं हमारा मार्केट डाउन हो जाता। जैसे ही एफआईआई के बाद में पैसा इन्वेस्ट आता वो वापस इन्वेस्ट करते तो हमारा मार्केट बूस्ट होने लग जाता। इसके बाद एक रोल प्ले करते थे सबसे बड़ा डीआईआई, उसके बाद जो सेकंड रोल प्ले करते थे डीआईआई। डीआईआई में हम लोग बात करें एलआईसी गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट को लगता है कि मार्केट नीचे जा रहा है तो वो एलआईसी, मतलब ये इनडायरेक्टली एक वो है कि मिथ है या जो भी है कि एलआईसी को बाइंग करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, क्योंकि मार्केट नीचे जा रहा है तो एलआईसी अपना जो इंश्योरेंस का जो पैसा था उसको इन्वेस्टिंग के थ्रू ही रोटेट करता था, तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर देते। तो उस टाइम पर शेयर मार्केट में डीआईआई की बात करें तो एलआईसी वाज द बिगेस्ट इन्वेस्टर। ओके। बट आज की डेट में, और रिटेल का जो क्लाइंट था, रिटेल आप और मैं जो क्लाइंट है वो उसे रिटेल क्लाइंट बोलता है, नॉर्मल इंडिविजुअल इन्वेस्टर जिसे हम लोग बात करें, उसके पास पैसा ही नहीं था तो वो इन्वेस्ट कहाँ से करता। तो वो तो बेचारा मतलब समय का मारा है, उसको लगता है कि एफआईआई पैसा डाल रही है तो वो कुछ प्रॉफिट लेने के चक्कर में मार्केट में आ जाता, जब वो पैसा विड्रॉ करते तो वो लॉस देके बाहर निकल जाता। आज की डेट में लेकिन समय बदल गया है, हम डोमेस्टिकली इतने स्ट्रांग हो चुके हैं। आप ऐसे समझिए कि मैं आपको एक छोटा सा डेटा देता हूँ, 2013 के अंदर जो हमारा एसआईपी का बुक साइज था वो मात्र 3 से 4 हजार करोड़ के आसपास था, मंथली एसआईपी बुक साइज। आज वो 26,000 एसआईपी, 26,000 करोड़। मतलब आप ऐसे समझिए कि कोई नया इवेंट नहीं भी हो मार्केट में तो भी ये 26,000 करोड़ रुपए तो मार्केट में आना ही आना है, जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है एसआईपी के थ्रू। तो मार्केट में आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए एफआईआई ने पैसा विड्रॉ करना चालू भी किया और मान लीजिए 50,000 लाख करोड़ वो निकाल के लेकर भी गए तो इंडियन मार्केट उसे 4 महीने में रिकवरी कर देगा। ओके। एक तो ये एक बड़ा इन्वेस्टमेंट पॉइंट हो गया। आजकल डीआईआई के पास भी बहुत पैसा है, पीएमएस एआईएफ के थ्रू भी बहुत पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। तो ग्लोबली जो हमारी स्टेबिलिटी आई है वो आप देखेंगे, जब जापान का अभी कुछ समय पहले, करीब महीने 1.5 महीने पहले के आसपास, जापान का मार्केट ने करेक्शन, जापान की मार्केट ही करेंसी एक्सचेंज के चक्कर में मार्केट ने करेक्शन है ऑल ओवर ग्लोबली। ठीक है। सब जगह के मार्केट बहुत अच्छे टूटे, मतलब टूटे इन द सेंस की शानदार मतलब गिरावट आई। जिससे मैंने आपको बताया जापान में 13% आया, नास्डेक वगैरह 8%, सिंगापुर मार्केट 8%, 6%, हमारा इंडियन मार्केट 4% गिरा, दैट वाज द लोएस्ट। उसके बाद वो शायद 4% में नहीं, मुझे 2% के आसपास, 2-2.5% के आसपास गिरा। लेकिन अच्छी बात ये थी 2 दिन में हमने रिकवरी कर ली। अभी हम लोग इतने स्ट्रांग है क्योंकि जैसे ही मार्केट में किसी भी तरीके का डाउनफॉल आता है तो इन्वेस्टर, डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर हैं, म्यूचुअल फंड्स कंपनी, एएमसी, जिनके उनके पास इतना पैसा बल्क में पड़ा है कि वो मार्केट से बाइंग चालू कर देता है। तो मार्केट में गिरावट आ ही नहीं सकती अभी। ओके। लोगों को लग रहा है बलूनिंग हो रही है, बलूनिंग मतलब केवल हवा है इसमें मार्केट में, ऐसा नहीं है। मार्केट को आप कंटिन्यूसली यदि आप देखेंगे, फंडामेंटली देखेंगे तो आज भी हम लोग
कई कंपनियों, कई कंट्रीज से पी रेशो आज भी हमारा कम है। ओके। तो आज भी हमारे वैल्यूएशन सस्ते हैं। तो मार्केट में डेफिनेटली, और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अपनी सेटल है आज की डेट में। जो अपना पाकिस्तान के साथ जो सेटलमेंट है, मतलब पाकिस्तान के साथ जो युद्ध वाला, जो वॉर वाला रहता था, वो भी एक काफ़ी हद तक सेटल्ड है। पॉलिटिकली कनेक्टिविटी आप देखिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखिए, लास्ट 10 ईयर्स तो मोदी जी ने निकाले थे, अभी थर्ड टर्म स्टार्ट हो चुका है। तो चूंकि गवर्नमेंट को पॉलिसी इंप्लीमेंट करने का जो टाइम है वो आ चुका है, राइट। आराम से उनके पास एक टाइम फ्रेम है जिसके अंदर वो अपनी पॉलिसी जो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। गवर्नमेंट का मेक इन इंडिया, मैन्युफैक्चर इन इंडिया वाला जो कंसेप्ट था, वो अब अपने यहाँ वर्किंग करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, आईफोन 16 का जो लॉन्चिंग हुई है, उसमें सबसे बड़ा एक्सपोर्टर जो है हमारा इंडिया है आज। एक्सपोर्टर में हो चुका है, एप्पल ने अपना यहाँ से बनाया है, टाटा के पास अभी उसके पास राइट आने वाले हैं। तो हम लोग एक्सपोर्ट के अंदर भी बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग जो इंडिया के अंदर है, डिफेंस के अंदर अपना डिफेंस मिनिस्टर ने बोला हम लोग 50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करेंगे। मतलब आप सोचिए, जो कंट्री इंपोर्ट किया करती थी डिफेंस के जो हथियार वगैरह जो इंपोर्ट करते थे, उसको हम लोग एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं आप। तो ये जो कनेक्टिविटी, जो ये जो चीजें बन रही है, ये जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है, मार्केट को कहीं ना कहीं बूस्टअप देगा। तो ऑब्वियसली ग्लोबली मार्केट में जब भी इम्पैक्ट आएगा, देखो पेंडेमिक कहीं की भी हो, चाहे कोरोना वाली हो, चाहे रशिया यूक्रेन वाली हो, फिलिस्तीन इजराइल वाली हो, जापान वाला मैटर हो, सभी केस में इम्पैक्ट आएंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारा मार्केट इंडिपेंडेंट है। हमारा मार्केट 100% डिपेंडेंट नहीं है FIIs पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि मान लीजिए सपोज करें किसी तरीके के हर्डल आता है, किसी तरह के स्टेबिलिटी के इशू होता है, तो थोड़े टाइम के अंदर वो मार्केट वापस करेक्शन खाने के बाद में वापस सेटल हो जाएगा। और मार्केट, चूंकि आप ऐसा समझिए थे मार्केट में अप एंड डाउन नहीं आएंगे, तो ये मार्केट ही क्या हुआ, फिर तो FD में इन्वेस्टमेंट हो गया, ये राइट। कंटिन्यूसली ग्रो तो हो ही नहीं सकता। ट्रू। तो ये तो श्योर है कि मार्केट में अप एंड डाउन होंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि मार्केट अपनी तेजी से बढ़ रहा है और बहुत अच्छे से बढ़ रहा है। हो सकता है इंडिया को उस लेवल तक इम्पैक्ट शायद ना कर पाए। दिस इज व्हाट वी कैन फोरसी, क्योंकि इंडिया एक एमर्जिंग कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग है। हम बहुत चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मेक इन इंडिया का जो एक ड्राइव चला था, वो आज भी इतना चल रहा है। और आपने सही कहा, हथियारों को जो बताया, तो डिफेंस पर्सन से हम लोग कुछ मिले थे, एंड दे वर एक्चुअली प्राउड कि बहुत सारे आर्म्स एंड एम्युनिशन अब इंडिया में ही बन रहे हैं, और वी विल एक्सपोर्ट देम आल्सो। इसमें एक छोटा सा और मैं ऐड करता हूँ डेटा, एक छोटा सा, भी रिसेंटली बजट आया है। आप ऐसे समझिए कि कहाँ से पैसा मार्केट में फ्लो होता है। एक्चुअली इकोनॉमी को हम देखेंगे ना, तो इकोनॉमी सिर्फ चर्निंग की है। एक साइकिल से दूसरे साइकिल में जब पैसा जाता है तो इकोनॉमी ग्रो करती है। बहुत सिंपल सी बात है, मेरी जेब से पैसा आपकी जेब में नहीं जाएगा तो इकोनॉमी यही स्टॉप हो जाएगी। तो इकोनॉमी स्टॉप नहीं हो रही है, इकोनॉमी बहुत तेजी से चर्निंग कर रही है। अपनी इंडिया की स्पेंडिंग जो है बहुत तेजी से बढ़ी है। अभी तक हम लोगों ने जो मार्केट देखा वो कंज्यूमर स्पेंडिंग बेस्ड था। कंज्यूमर ने जो पैसा खर्च किया उसकी वजह से मार्केट के अंदर तेजी आई। लेकिन गवर्नमेंट भी स्पेंडिंग करने जा रही है। आपको डेटा सुनकर आश्चर्य होगा, 2019-20 का जब बजट आया था, एनुअल बजट जब आया था, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो थी वो 3.1 लाख करोड़ का बजट था। अच्छा, 3.1 लाख करोड़। अभी जो बजट आया है 2024 का, उसमें 11 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट स्पेंड करने जा रही है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर, अपने डेवलपमेंट पर। और ये सबको पता है, ये पूरे वर्ल्ड को पता है, हर व्यक्ति को पता है कि आप डायरेक्ट बांटने की बजाय यदि आप इंफ्रास्ट्रक्चर यदि डेवलप करके देते हैं किसी भी कंट्री को, तो डेफिनेटली आप ऐसे समझिए ना कि आप मुझे आज 5,000 10,000 रुपए देकर जाएंगे तो मैं खर्च कर दूंगा। लेकिन यदि आप मुझे कमाने की स्टेबिलिटी देकर जाएंगे, आप मुझे कहेंगे कि ललित जी आप कमाइए, तो डेफिनेटली हम लोग ग्रो करेंगे। तो राइट। हम लोग 11 लाख करोड़ गवर्नमेंट स्पेंडिंग करने जाए, तो गवर्नमेंट जब 11 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी तो डेफिनेटली वो पैसा मार्केट में आने वाला है। तो मार्केट इकोनॉमी जो है रिवॉल्व हो रही है वापस। तो हम यदि ये देखें कि यदि मान लीजिए मार्केट गिरता भी है, तो गिरना मार्केट, तो देखिए गिरना और बढ़ना तो मार्केट का नेचर है, लेकिन स्टेबिलिटी कितनी है वो हमें देखना है टाइम फ्रेम के साथ। तो मुझे ऐसा लगता है 2029 तक एटलीस्ट मार्केट में किसी तरह की कोई मेजर गिरावट नहीं है, या हम लोग बोले कि नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। थोड़े बाद टाइम के लिए डाउनफॉल आता है, 2 महीने 2 महीने के लिए डाउनफॉल आ सकता है, किसी तरीके का कोई मार्केट में कोई इंसिडेंट हो गया, चूंकि कई अनफोर्सिन इंसिडेंट हो सकते हैं मार्केट में, तो वो किसी को भी नहीं पता। लेकिन हाँ, मार्केट स्टेबल है, मार्केट अपनी मजबूती के साथ कर रहा है। तो इस तरीके का कोई ग्लोबली इम्पैक्ट बहुत बड़ा ना हो जब तक मार्केट के अंदर किसी तरीके का डेंट आने की संभावना नहीं है। लेट अस होप फॉर द बेस्ट, ये बोल सकते हैं। डेफिनेटली प्लान फॉर द बेस्ट, होप फॉर द बेस्ट। करेक्ट। अच्छा ललित जी, जैसा आपने अभी बजट की बात की बीच में, तो थोड़ा सा आई थिंक बजट पे फोकस डालते हैं। अभी जो रिसेंट बजट आया, उसमें खासकर जो मिडिल क्लास है, आप और हमारी तरह, ज़्यादातर लोगों को जो नहीं समझ पाते इस चीज़ों को, वो ज़्यादातर खुश नहीं है उससे।
खुश क्यों नहीं है कि पहले तो आप इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, मान लीजिए आप 30% के स्लैब में आ रहे हैं, वो पे कर रहे हैं। आप कुछ शॉपिंग करते हैं, खाना खाने जाते हैं, कुछ भी करने जाते हैं, उसमें आप इनडायरेक्ट वे में जीएसटी के तौर पे आप टैक्स पे कर टैक्स रहे पे हैं। कर रहे हैं। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में भी आई थिंक कुछ 10 से 12.5% बढ़ा दिया गया है। तो कभी कभार ये फीलिंग आती है कि मैं एक्चुअली इन्वेस्ट करूँ कहाँ, कि हर चीज़ तो टैक्स में जा रही है, राइट? तो ऐसा लगता है मेजर पोर्शन है टैक्स, और टैक्स का रिटर्न, जैसे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, अभी तक उस लेवल पे आई एग्री कि डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है, पर हर किसी को लगता है मेरा पैसा ना मैं दे तो रहा हूँ, पर मुझे वो उसका आउटपुट नहीं मिल रहा। अगर हम कंपेयर करें बाहर कंट्रीज से, वहाँ पे लोग खुशी खुशी टैक्सेस देते हैं बिकॉज सरकार उनको दे रही है वो फैसिलिटीज। गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए। आई थिंक आज खुदा ना खास्ता किसी की तबीयत खराब हो जाए तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाने में एक बार तो कतराएगा, क्योंकि कंडीशन ही ऐसी नहीं है, पर उसको लगता है मैं टैक्स पूरा दे रहा हूँ, फैसिलिटीज मुझे नहीं मिल रही है। आकाश जी देखिए इसमें क्या है, टैक्स देने में तो कोई भी सुखी नहीं है। सबसे हाँ, पहली बात जो आपने बोला कि भाई टैक्स बाकी पैसा लोग देना किसी को बाकी पसंद नहीं कंट्री में बाकी है। कंट्री में लोग टैक्स दे रहे हैं, तो देखिए हाँ, टैक्स तो बाकी कंट्री में भी कोई देना नहीं चाहता। राइट। हम लोग टैक्स रेट की, इनकम टैक्स रेट की बात करें तो यूएस की टैक्स स्लैब हमारे से ज़्यादा है आज भी। यूएस की टैक्स रेट, इनकम टैक्स रेट जो हम लोग यूएस की बात करें तो यूएस की इनकम टैक्स रेट भी हमारे से ज़्यादा। कुछ टैक्स हेवन कंट्रीज को छोड़ दे तो मोस्टली कंट्रीज के अंदर इनकम टैक्स के स्लैब्स हैं। ठीक है। हो सकता है कुछ में कम, किसी में ज़्यादा। अब बात करते हैं कि क्यों हमें टैक्स देना होता है या खुश नहीं है। देखिए खुशी का तो मैंने आपको बताया ना, जैसे ही अपनी जेब से पैसा जाता है तो हर व्यक्ति को दर्द होता है, उसे लगता है कि मेरा पैसा कमाया हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए। बिल्कुल। गवर्नमेंट यदि स्पेंडिंग नहीं करेगी, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करेगी, तो देश कैसे तो डेवलप देश होगा? कैसे डेवलप होगा? तो देश, आप ऐसे समझिए कि आपकी सिक्योरिटी पर भी एक बहुत बड़ा, हमारा जो डिफेंस का है उसके ऊपर भी बहुत बड़ा पैसा खर्च होता है। आज डिफेंस पर्सनल की हम लोग बात करें तो 13 लाख हमारे पास सैनिक हैं, तो उनके लिए भी हमारे को बड़ा पैसा खर्च करना होता है। आर्म्स एम्यूनिशन के लिए भी हमें बॉर्डर पर भी सिक्योरिटी चाहिए, अदरवाइज आप सोचिए हमारे बॉर्डर सिक्योर नहीं रहेंगे तो कैसे? तो हमारे टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है? मतलब मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि टैक्स का पैसा सेफ ही है और अच्छी जगह ही जा रहा है। ओके। बात ये आती है कि आपको डायरेक्टली दिखाई नहीं दे रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो टैक्स का पैसा लेकर सीधा आपकी जेब में डायरेक्टली दिया जाए। इनडायरेक्टली भी आपको चीजें दी जा रही है। आज यदि मान लीजिए हम लोग एयरपोर्ट्स की बात करें, पोर्ट की बात करें, रेलवेज की बात करें, तो आप, क्योंकि हाँ ये सही कह रहे हैं आप कि मजा नहीं आता है या बहुत अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप यदि इसको 10 साल पीछे जाके कंपैरिजन करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ बेटर तो हुआ है और इससे बेटर होने वाली। जैसे हम लोग वंदे मातरम ट्रेन की बात करें जो पहले सिटिंग आई थी, अभी स्लीपर में आने की संभावना है, राइट। आने वाली है, इवन लॉन्च भी कर चुकी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो डेफिनेटली वो सुधरेंगे। हम लोग गवर्नमेंट की हेल्थ की बात करें, गवर्नमेंट स्कूल्स तो ऑब्वियसली सबको पता है कि फ्री है। यदि मान लीजिए नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए, सभी गवर्नमेंट एजुकेशन फ्री है। बस बात ये आ रही है कि गवर्नमेंट की स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके का नहीं है, जबकि आप विश्वास नहीं करेंगे, आप केवल हमारे बच्चे हो सकता है प्राइवेट स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम स्कूल के टीचर की सैलरी है उससे ज्यादा सैलरी आज भी गवर्नमेंट स्कूल के टीचर की है। अच्छा। लेकिन फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है। इसके लिए पीछे क्या है, गवर्नमेंट की जो ऑफिसर्स हैं उनको थोड़ा सा सुपरवाइज करना पड़ेगा और वो सब चीज़ें चेक करनी पड़ेगी कि वो उनका पैसे का जो यूटिलाइजेशन है वो सही हो। और गवर्नमेंट धीरे धीरे इस पर काम भी कर रही है, डिजिटलाइजेशन के माध्यम से उस पर थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे वर्किंग भी कर रही है। अपन उस पर जाना नहीं चाहते गवर्नमेंट पॉलिसी पर, बट कर रहे हैं। हेल्थ की बात करें, अभी आपने रिसेंटली 3 दिन 4 दिन पहले न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, 70 साल से ऊपर वाले बुजुर्गों को 5 लाख का मेडिक्लेम जो है फ्री देने जा रही है गवर्नमेंट। आयुष्मान जो भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना है, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंश्योरेंस योजना है जो इतने बड़े लेवल पर जो काम कर रहा है। गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है। मैं बहुत ज्यादा गवर्नमेंट, चूंकि मैं यदि मान लो गवर्नमेंट की बढ़ाई करने जाऊंगा तो लगेगा, लेकिन हाँ, लेकिन ये है कि जो आप पैसा खर्च कर रहे हैं वो पैसे का यूटिलाइजेशन हो रहा है। हाँ, आपको देखने का नजरिया अपना बदलना पड़ेगा, राइट। कि मेरा पैसा कहाँ जा रहा है। टैक्सेशन के बाद में आपका डायरेक्ट टैक्स लगता है, उसके बाद में इनडायरेक्ट टैक्स जो लगता है। अब आप टैक्सेशन की बात करें तो आप टैक्सेशन को डबल काउंट ना करें कि 30% टैक्स रेट दे दिया मैंने, फिर 28% मैंने जीएसटी दे दिया। तो कई लोग क्या मिसकंसेप्शन में है, 30% को भी कैलकुलेट करते हैं, फिर 28 को भी कैलकुलेट करते हैं, फिर वो 12.5% जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स दे रहे हैं, 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स दे रहे हैं, उसको भी कैलकुलेट करता है। ऐसे करके वो कहते हैं 100 में से 80 रुपए 90 रुपए तो मैं टैक्स दे चुका हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। आपको चूंकि ऑब्वियसली टैक्स दे रहे हैं, लेकिन आप उसका फैसिलिटी, अब आप जो खर्च कर रहे हैं उसका तो आपको अल्टीमेटली बेनिफिट मिल ही रहा है। जो आपको खर्च करना है तो कमा भी आप खर्च करने के लिए रहे हैं, तो वो वाला इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन हाँ, टैक्सेशन का बेनिफिट गवर्नमेंट दे रही है अभी, एज ऑफ नाउ आपको मिलेगा, देख रहे हैं आप। बट आपको लगता है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट की टैक्सेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहिए? फॉर एग्जांपल, ऐसा मेरा मानना है, और आई थिंक मैंने कुछ लोगों से पूछा है, वो कहते हैं यार
अलग अलग स्लैब्स है, 10%, 20%, 30%, आई थिंक कुछ स्लैब्स 40-40% भी होता है, सुपर रिच की कैटेगरी में आता है, कुछ ऐसा होता है Yes. कि एक स्टैंडर्ड टैक्सेशन रेट कर दो, फॉर एग्जांपल से 20% कि या 15% सबको देना है। आप सुपर रिच हो, आप मीडियम क्लास हो, रिच हो या लोअर तक के जो रेट है लोग हैं वो भी हैं, तो उससे नहीं, आपको नहीं लगता कि उससे ज्यादा कलेक्शन हो पाएगा टैक्स का? हाँ सर, इसमें लेकिन आप ऐसे समझिए ना कि जैसे कोई व्यक्ति पॉवर्टी लाइन के नीचे है, ठीक है। अब आप ऐसे समझिए कोई व्यक्ति 3 लाख रुपए कमा रहा है, यदि मैं उससे कहूँ कि वो आपको भी 15% टैक्स देना है, तो उसके लिए तो बहुत मार्जिनली बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला काम हो जाएगा। कोई व्यक्ति जो अच्छे से वेल सेटल्ड है, मान लेट्स से हम बात करें 5 करोड़ रुपए ईयरली कमा रहा है, तो उसको टैक्स देने में, क्योंकि उसकी बेसिक नीड और जो उसकी लग्जरी नीड है वो भी कंप्लीट हो चुकी है, उसके बाद उससे टैक्स का पैसा लिया जा रहा है। तो इस वजह से ये जो मार्जिनल टैक्स रेट है, जैसे हम लोग मार्जिनल टैक्स रेट बोलते हैं, जहाँ स्लैब वाइज टैक्स रेट लगती है, ये बहुत कंट्रीज के अंदर, कई मल्टीपल कंट्रीज के अंदर इस तरीके की टैक्स रेट है। और लोग खुश भी है कि चलो ठीक है, जो सुपर रिच पर्सन है उससे ज़्यादा पैसा लिया जा रहा है, लेकिन वो फिर भी उसकी लाइफ स्टाइल में कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। और जो लोअर कैटेगरी का, जो लोअर तबके का लोग है, जिनके पास इनकम कम है, उनसे टैक्स रेट कम ली जा रही है। लेट्स से हम लोग बात करें आज की डेट में, यदि 10 लाख रुपीज़ यदि कोई व्यक्ति कमाता है, तो अप्रोक्स लेस देन 1 लाख रुपीज़ का टैक्स पे करता है। राइट। आज की डेट में इंडिया में यदि कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए साल के कमा रहा है, तो मैं थोड़ा सा इम्पैक्ट मतलब कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट यदि मैं एवरेज भी बात करूँ तो इवन वो लेस देन 1 लाख रुपीज़ का टैक्स पे कर रहा है। ओके। तो आप देखिए कि इवन वो टैक्स रेट 10% से भी कम हो गई है, लेकिन यदि वहीं पर यदि उसकी इनकम 20 लाख, 25 लाख, 15 लाख जा रही है, तो फिर उसकी टैक्स रेट जो है 30% की जा रही है। ओवर 15 लाख रुपीज अभी यहाँ पर इंडिविजुअल इन्वेस्टर, इंडिविजुअल जो टैक्स कैटेगरी वाला जो पर्सन है, उसके लिए 15 लाख रुपए से ज्यादा यदि कोई व्यक्ति कमा रहा है, तो उसके केस में 30% टैक्स रेट है, उससे नीचे वो स्लैब में चल रहा है। प्लस आई थिंक हमको ये भी कंसिडर करना चाहिए दैट वी आर हैंडलिंग 150 करोड़ पॉपुलेशन, डेफिनेटली हाईएस्ट है, हाईएस्ट है। जिस कंट्री के अंदर पॉपुलेशन ही नहीं है, उस कंट्री के साथ हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। नहीं कि हम हो लोग बात करें, मान लीजिए सिंगापुर जैसी कंट्री के साथ बात कर रहे हैं, तो जितनी अपनी जयपुर की पॉपुलेशन नहीं है, उस जयपुर की पॉपुलेशन उससे तो वो उतने में तो कई कंट्रियां बन रही है। राइट। तो हम लोग उन कंट्रियों से कंपैरिजन नहीं कर सकते। ऑब्वियसली हम लोग बहुत बड़ा जो मास है उसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, बड़ी पॉपुलेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सही बात है। और जिस तरीके से आई थिंक कोविड के टाइम पे जो हैंडल की गई थी सिचुएशन, That was the government management, that was the best management. राइट, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक है ललित जी, आई थिंक आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी, बहुत ऐसे कंफ्यूजन है जो मेरे पर्सनल थे बहुत क्लियर हुए। ऑल्दो मैं आपसे बहुत टाइम से एसोसिएटेड हूँ, आई थिंक मोर देन अ डिकेड। अगर मेरे ब्रदर हैं वो भी इनसे एसोसिएटेड हैं, फादर भी है, मैं भी इनसे हूँ, तो 10 साल से ज़्यादा हमारी जानकारी है। बट ज्ञान हम इनसे लेते रहते हैं वैसे फ्रेंकली, बट आई थॉट कि इस चैनल के माध्यम से और ज्ञान को जितना बांटा जाए उतना ही कम है। डेफिनेटली डेफिनेटली सर, ना? मैं तो सभी लोगों को, सभी सुनने वाले लोगों को केवल एक ही बात कहना चाहूंगा हाँ जी। कि ये तो बात सही है कि सभी अंडे एक बास्केट में नहीं रखे जाते हैं, जो कि अपनी पुरानी थॉट है। लेकिन हाँ, आपको जब डाइवर्सिफिकेशन की बात की जाती है, तो आपको म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। एब्सोल्युटली। ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आप गोल्ड खरीदना बंद कर दीजिए, आप रियल एस्टेट बेच के आप अपना पूरा पैसा यहाँ लगाइए, नहीं, ऐसा मत कीजिए। लेकिन आपके पास लगता है आपको कभी भी स्पेयर पैसा है, तो आप लगाइए। आप ऐसे समझिए कि जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको यदि प्लॉट खरीदने जाते हैं, जमीन खरीदने जा रहे हैं, तो आपको 50 लाख 1 करोड़ रुपए चाहिए। लेकिन यहाँ आप शुरुआत कर सकते हैं मात्र 100 रुपीज से। अभी रिसेंटली जो कुछ कंपनियों ने, कुछ एएमसी की 100 रुपीज की भी SIP स्टार्ट होने लगी है। राइट। तो आप यहाँ से शुरुआत भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं, मैं तो 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, जो भी मुझे लगता है, आप ऐसे मानिए मैक्सिमम SIP 1000 से स्टार्ट होती है वैसे, तो आप 1000 रुपए से आप यहाँ स्टार्ट कर सकते हैं। आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, इन्वेस्टमेंट करेंगे, चूंकि रिस्क है तो रिवॉर्ड है, और चूंकि रिस्क होगी तो डेफिनेटली प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल। हाँ, लेकिन एक चीज मैं कहूंगा कि पेशेंस जो है वो की है, टाइम जो है इसका फैक्टर है, बिल्कुल राइट। टाइम जो है इसकी पावर है। एब्सोल्युटली। और ललित जी, आई थिंक एक चीज और है कि आपको ये सब करना चाहिए, म्यूचुअल फंड करना चाहिए, जो भी आपने सलाह दी, प्लस आपको अपने साथ साथ आपका शायद इंश्योरेंस को भी कवर करना है, हेल्थ इंश्योरेंस को भी कवर करना है। आई थिंक टर्म इंश्योरेंस इज द बेस्ट। इवन बिफोर गोइंग टू इन्वेस्टिंग एनीथिंग, सबसे पहले आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। जब आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस के बाद पैसा बच जाए, तो फिर टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, जिससे कि आपकी फैमिली को सफर नहीं करना पड़े। बाकी देखिए, आपके जाने के बाद फैमिली को तो सफर करना है, लेकिन मैं फाइनेंशियली सफर की बात कर रहा हूँ। करेक्ट। फाइनेंशियली उनको एक सपोर्ट मिल जाएगा। इन दोनों के बाद यदि आपके पास पैसा बचता है, इन दोनों के बाद यदि आपके पास पैसा बचता है, तब आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, चाहे किसी भी तरीके का। आपको सबसे पहले अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आप ऐसा समझिए सबसे पहले अनसर्टेनिटी हेल्थ की है। बिल्कुल। हेल्थ इंश्योरेंस आपका होना कंपलसरी है। पूरी फैमिली का, फैमिली प्लॉटर हो चाहे इंडिविजुअल हो, आपको लेना एक सफिशिएंट हेल्थ इंश्योरेंस। हर व्यक्ति के हिसाब से एक सफिशिएंट हेल्थ इंश्योरेंस की अमाउंट अलग अलग हो सकती है, लेकिन आपको लेना चाहिए है कि हेल्थ इंश्योरेंस।
फिर उसके बाद में एक सफिशिएंट टर्म इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए। टर्म इंश्योरेंस आप ऐसे समझिए कि ऑब्वियसली आपको लगेगा कि यार मेरा पैसा बेकार जा रहा है, मैं दे रहा हूँ लेकिन मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन आप ऐसा समझिए कि यदि भगवान ना करे मिले, लेकिन जब मिलेगा ना तो वो बहुत अच्छा होगा। आपकी फैमिली को फाइनेंशियली बहुत ही शानदार सपोर्ट आपको करने वाला है। तो हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, इन दोनों के बाद पैसा बचे तो आप फिर इन्वेस्टिंग कीजिए। इन्वेस्टमेंट जो है आप शुरुआत कीजिए छोटे अमाउंट से कीजिए। आपको लगता है कि नहीं रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो छोटे अमाउंट से शुरुआत कीजिए। परफेक्ट। एंड इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ सपोर्ट, सो ललित जी हैं यहाँ पे, ही इज लोकेटेड इन जयपुर। मैं इनका पूरा एड्रेस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, Yes, तो नहीं sir, कोई दिक्कत आई विल शेयर हिज कॉन्टैक्ट नंबर ऑल्सो। एंड इज अ वेल सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट एज आई सेड, और हम लोग तो बहुत टाइम से इससे एसोसिएटेड हैं। सो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट हिम, आई एम श्योर ही विल बी एबल टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच फॉर Thank you, टाइम sir. जी। Thank you. Thank थैंक you, यू sir. सर, Thank you. थैंक यू। Thank you.